हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत हम करंट अफेयर्स सीरीज को कंप्लीट कर रहे थे। ये हमारा डे 4 है। इसमें हम देखेंगे अगस्त माह के करंट अफेयर्स को, अर्थात 11 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक की इम्पॉर्टेंट घटनाओं को। ऑलरेडी हमने अपने इसके पहले पार्ट में अगस्त 1 से लेकर 10 तक की घटनाओं को कंप्लीट कर लिया था। उम्मीद है आप में से सब लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये करंट अफेयर्स लेट्स क्रैक सीरीज का डे 4 है, अर्थात अगस्त 11 से लेकर 20 तक की करंट अफेयर्स की घटनाओं को हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। हमने ऑलरेडी अपने पिछले पार्ट में मई, जून और जुलाई माह के करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर लिया था। साथ ही अगस्त माह के अपने पहले पार्ट अर्थात 1 से लेकर 10 अगस्त तक के करंट अफेयर्स को भी कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आप सबने उन सभी पार्ट्स को देखा होगा और धीरे धीरे आपकी करंट अफेयर्स को पढ़ने के प्रति और याद करने के प्रति समझ भी डेवलप हो रही होगी। तो हम अपने आज के इस पार्ट को शुरू करें इससे पहले जो लोग पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं उनको ये पता होना चाहिए कि हमने आपकी तैयारी के लिए 27 मार्च 2021 से लेट्स क्रैक विद प्रीलिम्स नाम की सीरीज की शुरुआत की है। इस सीरीज के अंतर्गत हम आपको प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज पढ़ाते हैं, जिसमें हम आपको लगभग 2000 टॉपिक कवर कराएंगे। साथ ही करंट अफेयर्स लेट्स क्रैक सीरीज पढ़ाते हैं, जिसके अंतर्गत हम आपको प्रतिदिन एक माह के करंट अफेयर्स मई, जून, जुलाई, अगस्त अर्थात लगभग 36 महीनों के करंट अफेयर्स को 36 डेज में हम कंप्लीट करेंगे। साथ ही प्रीलिम्स बैक ईयर लेट्स क्रैक सीरीज में हम विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को ट्रिक्स और टैक्टिक्स के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और सीसैट की लेट्स क्रैक सीरीज में हम आपको रीजनिंग, कॉम्प्रीहेंशन और मैथ की क्लासेस पढ़ाते हैं, जिसमें हम रीजनिंग और कॉम्प्रीहेंशन की क्लास शुरू कर चुके हैं और आप में से कई सारे लोगों ने उन क्लासेस को काफ़ी बखूबी से देखा भी है। तो अब आप समझ गए। हालांकि आपको अगर फिर भी इसमें क्लियरिटी ना हुई हो तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर इसके प्रोमो वीडियो को देख सकते हैं और वहां से समझ सकते हैं कि आखिरकार हमने आपके लिए लेट्स क्रैक सीरीज शुरू क्यों की और इसका मुख्य मकसद क्या है। तो आज हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारी क्लास का जो पहला आज आर्टिकल है वो है BEEG। इसका पूरा नाम है बायो कंपोज इनरिचमेंट इको फ्रेंडली ग्लोबल। इसका क्या मतलब है? नाम से ही समझ में आ गया कि बायो कंपोज इनरिच्ड इको फ्रेंडली कोई ऐसी चीज़ है जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। तो क्या है? वास्तव में स्वदेशी है, IIT कानपुर के द्वारा बनाई गई है। ये सीड्स बाउल तैयार किए गए, इसमें मिट्टी, कंपोस्ट व सीड्स साथ में होंगे। मतलब एक तरीके से ऐसे समझो कि जैसे छोटे छोटे गमले होते हैं ना, डेकोरेशन वाले, बचपन में आपने छोटे छोटे खिलौने टाइप के गमले लिए होंगे जिसमें प्लास्टिक के फूल लगे होते थे। तो बिल्कुल ये वैसे ही है कि छोटे छोटे गमले बनाए गए हैं मिट्टी के, बाउल, कटोरियाँ टाइप की, ठीक है, इतनी छोटी छोटी। और इन कटोरियों में मिट्टी है, उस मिट्टी में खाद है और उसी में बीज है। क्लियर? यानी कि सबको एक साथ मिक्स करके बनाया गया है और उसे ही नाम दे दिया गया बीज। क्लियर? नाम से ही समझ में आ रहा, बीज है तो बीज से ही होगा। चलिए, इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको याद नहीं रखना है। फिर है SMAM। SMAM क्या है? पूरा नाम सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। नाम से ही देखो, कई सारे ऐसी स्कीम्स होती हैं ना कि आप नाम से ही समझ जाओगे, तो इसलिए उनको ज़्यादा याद करना और लिखना इतना ज़रूरी नहीं होता है। वही होता है ना कि हम अपने फ़ोन में सबकी फ़ोटो थोड़ा ना रखते हैं, जो हमारे जितने प्रिय होते हैं, करीबी होते हैं, उनकी रखते हैं। तो वही चीज़ है कि जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिसको याद नहीं रखा जा सकता, आप उसे ही नोट्स के रूप में तैयार किया करें। बाकी सारी चीज़ों को अगर आप नोट्स बनाएंगे तो फिर ज़िंदगी ही एक नोट्स बन जाएगी। ठीक है। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन मतलब एग्रीकल्चर में मशीनीकरण को प्रमोट करने से संबंधित है। वही बात है, मशीनीकरण को प्रमोट करना। तो हमें ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये ऑलरेडी हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर है। सरकार सब्सिडी देती है मशीनों को परचेज करने के लिए। ये आप कहाँ यूज कर सकते हो? जब एग्रीकल्चर की इनकम डबल करने के लिए सरकार के प्रयासों को जब बताना हो तो वहाँ पे आप इसका उपयोग कर सकते हो। ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन आपको पता है, हरित क्रांति एग्रीकल्चर से संबंधित है, आपसे नहीं पूछेगा। फिर है मैथरान। क्या है? मैथरान पश्चिमी घाट का एक हिल स्टेशन है। 140 रेयर बटरफ्लाइज की स्पीसीज पाई जाती हैं। अब आप बताइए,
आपने एक स्पीसीज पढ़ी थी योमोन। योमोन क्या है? एक तितली की प्रजाति है जो तमिलनाडु में पाई जाती है। ठीक है, आपसे मैथ्रॉन नहीं पूछेगा ये वास्तव में है क्या। ठीक है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन पूछा है, तो हो सकता है इस बार भी आपसे क्वेश्चन पूछे, तो इसे आप लिख लीजिए। ये एक लार्जेस्ट एनजीओ है। एनजीओ का मतलब ये कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, ये नॉट फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूट है। ठीक है, हेडक्वार्टर मुंबई में 1883 में इस्टेब्लिश किया गया, मतलब कि ये आज़ादी के पहले से ही गठित है। इम्पॉर्टेंट है, डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है, मतलब ये एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए आपको ये याद रखना है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक के द्वारा, सॉरी आता नहीं है डिपार्टमेंट के अंदर, यहाँ मैं गलत बोल गया, क्योंकि एनजीओ है तो एनजीओ डिपार्टमेंट में नहीं आएगा। ये क्या है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है उसने इसे डेजिग्नेट किया है साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, कि ये कई सारी चीज़ों में रिसर्च करता है, तो इसको हमने एक स्टेटस प्रोवाइड कर दिया। समझ गए? तो ये मिनिस्ट्री के अंतर्गत नहीं आता, ये गलत हो जाएगा अगर ऑप्शन में आ जाए कि ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि एनजीओ है और एनजीओ किसी के अंदर काम नहीं करेगा। फिर है ई संजीवनी टेली मेडिसिन प्लेटफॉर्म। आपसे नहीं पूछेगा कि ई संजीवनी टेली मेडिसिन प्लेटफॉर्म क्या है, आपको इसमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। संजीवनी एक तरीके से आप समझो ना, संजीवनी बूटी लाए थे हनुमान जी, क्लियर, किसको? लक्ष्मण को बचाने के लिए। ठीक है, तो वही चीज़ है, तो आपको ये याद करने की ज़रूरत है नहीं। टेली मेडिसिन दिया है, आप थिंकिंग से ही समझ सकते हैं, तो ये इतना इम्पोर्टेंट हमारा नहीं है। चलिए, अब क्या है हमारा लोया जिरगा। लोया जिरगा क्या है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हाल ही में चर्चा में रहा शब्द लोया जिरगा क्या है। यह अफ़गानिस्तान की एक मास नेशनल गैदरिंग होती है जिसमें बहुत सारे नेता पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब ये अफ़गानिस्तान में एक एक्टिविटी है जिसमें लोग एक दूसरे से आकर मिलते हैं, जुलते हैं। क्लियर? तालिबान के कैदियों को छोड़ने के लिए इसके डिसीजन बाइंडिंग नहीं होते। क्या होता है ना कि अफ़गानिस्तान की सरकार कई सारे तालिबानी जो आतंकवादी हैं उनको कैद कर लेते हैं। ठीक है, तो लोग आकर कहते हैं कि अरे भाई इतने दिन हो गए हैं, ये बेचारा अब आतंकवादी नहीं रहा है, अब अच्छा जीवन जिएगा, नैतिकता का रसोगान करेगा, तो आप इसे छोड़ दीजिए। तो उसी से संबंधित है। सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछेगा लोया जिरगा क्या है? ये एक पहाड़ है, ये एक पादप प्रजाति है, अफ़गानिस्तान की मास नेशनल गैदरिंग है, तो अफ़गानिस्तान की मास नेशनल गैदरिंग है। इम्पॉर्टेंट है अफ़गानिस्तान की लोकेशन, तो एक बार देख लेते हैं। ये है हमारा प्यारा भारत, प्यारा भारत से हम ऊपर गए, ये है अफ़गानिस्तान। क्लियर? अब ये अफ़गानिस्तान लैंडलॉक कंट्री है, आप देख रहे हैं ये लैंड यहाँ से ये पूरी बंद है। क्लियर? अफ़गानिस्तान की कई सारी सिटी हैं, कांधार है, काबुल है, अब आप यहाँ पे हेरात देखते हो। क्लियर? मज़ार शरीफ पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ चुका है। दिलाराम यात्रा भी आप पढ़ते हो। जाबौल ये ईरान में है, आपने पढ़ा ही था उस दिन जब मैं आपको दिलाराम यात्रा के बारे में पढ़ा रहा था। क्लियर? तो इतनी सिटी बस आपको याद रखनी, लैंडलॉक कंट्री है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। क्लियर? चलिए अब हम आगे देखते हैं क्या है। हाँ, एक बात और, कई सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि अफ़गानिस्तान की सीमा क्या भारत से लगती है? तो हाँ, अफ़गानिस्तान की सीमा भारत से लगती है। ये देखो यहाँ पे अफ़गानिस्तान की सीमा भारत से टच होती है। क्लियर? लेकिन अभी वो पाक अधिकृत क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये है ना सीमा, ये हमारी, ठीक, तो ये टच होती है। सबसे कम सीमा इसी से लगती है। जब हमने आपको पढ़ाया था सीमा को तो वहाँ हमने बताया था। अब है इंडस वाटर ट्रीटी। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, हालांकि काफ़ी चर्चा में रहती है। इंडस रिवर पे क्वेश्चन आएगा और इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी पे क्वेश्चन आ सकता है, बट इंडस रिवर ट्रीटी पे नहीं आएगा। 1960 में बनी थी वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता के द्वारा भारत और पाकिस्तान के मध्य। जवाहरलाल नेहरू उस समय इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे और अयूब खान उस समय पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे। कराची में किया गया, यानी कि कराची सिटी कहाँ का है? पाकिस्तान का। भारत की ईस्टर्न रिवर्स ब्यास, रावी, सतलज भारत को उपयोग करने के लिए दी गई और पाकिस्तान को वेस्टर्न रिवर मतलब सिंधु, झेलम और चिनाब पर पाक अपने प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश कर सकता है। लेकिन भारत ने डोमेस्टिक नॉन कंजर्वेटिव एग्रीकल्चर, इन सारी चीज़ों के लिए इनका भी उपयोग कर सकता है। समझ गए? वाटर कमिश्नर को वर्ष में 1 से 2 बार मिलना होता है। आपसे नहीं पूछेगा
ये चर्चा में इसलिए थी कि भारत कई बार पानी बंद करने की बात करता है, लेकिन वही है ना, कैसे आप बंद कर सकते हो? क्या बहती नदियों के पानी को कोई रोक पाया है? और आपने देखा होगा हमने ऐसा ही वीडियो भी शेयर किया है, ठीक है। फिर आता है सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रोजेक्ट। सबमरीन आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा, नाम से ही समझ में आ रहा कि मरीन यानी कि पानी में ऑप्टिकल फाइबर को बिछाना। ऑप्टिकल फाइबर का मतलब जो हमारा वाईफाई का नेटवर्क वगैरह होता है, इंटरनेट की जो सुविधाएं प्रोवाइड की जाती हैं उसको कहते हैं, ठीक है। आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा। हाँ, इम्पॉर्टेंट ये है कि अंडमान निकोबार कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर कहाँ है, वह 7 आइलैंड अन्य कौन से। क्लियर। तो हम एक बार अंडमान निकोबार को देख लेते हैं, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। बाकी इसमें ये कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्लियर। तो हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो देख लेते हैं एक बार अंडमान निकोबार कहाँ है। ये है हमारा प्यारा भारत, यहाँ से हम चले, ये है हमारा अंडमान सी। क्लियर। ये अंडमान निकोबार है। क्लियर। अंडमान निकोबार है, आपने देख लिया। ये पोर्ट ब्लेयर आपने देख लिया। क्लियर। ये इंदिरा बाज़ार आपने देख लिया। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। समझ गए। अंडमान सी है, आपको पता है यहाँ पे क्या है, क्रा कैनल है जो अंडमान सी को गल्फ ऑफ थाईलैंड से जोड़ती है। क्लियर। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि भारत के सबसे नज़दीक कौन सा है, जावा है कि सुमात्रा है। ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते थे, अगर जो लोग पढ़े हैं, मैपिंग जो करते हैं, उनको समझ में आ जाता है कि जावा वास्तव में बाद में आता है, सुमात्रा पहले आता है। लेकिन होता क्या ना कि हम बोलते हैं जावा सुमात्रा, तो दिमाग में रहता है कि जावा पहले आया होगा। और कई सारे बच्चों का क्वेश्चन ये वाला इसीलिए गलत हुआ कि उनको लगता था जावा पहले आता है, जबकि जावा आपका ये है, सुमात्रा आपका ये पहले पड़ता है। क्लियर। नॉर्थ सुमात्रा आपने देख लिया। चलिए मैपिंग देखते रहा करिए, हालांकि हम तो दिखाई दे, देखते क्या रहा करिए। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मलेरिया मतलब ये एक पैरासाइट प्रोटोजोल है, मानव पैथोजन मतलब एक तरीके का आप कह सकते कीटाणु है। ठीक है। पैरासाइट मतलब परजीवी है। फीमेल एनोफ्लिस मॉस्किटो से मानव में संक्रमित होता है, केवल फीमेल के काटने से, ऐसा नहीं है। मेल मच्छर अगर काटेंगे तो दिक्कत नहीं करेंगे। मतलब एक तरीके से आप सोचो ना कि मच्छरों में भी मात्र सत्तात्मकता कितनी ज़्यादा है। समझ रहे कि मतलब मच्छरियों को इतने राइट प्राप्त हैं कि वो आदमियों को काट सकती हैं, औरतों को काट सकती हैं, बच्चों को काट सकती हैं, लेकिन मच्छर नहीं काट सकता। सोच सकते हो आप कि कितनी ज़्यादा उनको ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करने की परमिशन मिली हुई है। समझ सकते हो। इनके लिए भी कायदे से कानून बनाना चाहिए कि सभी मच्छर एक साथ नहीं काटेंगे किसी को। 5 तरह के मानव मलेरिया पैरासाइट में सबसे खतरनाक है, जिसमें प्लाज्मोडियम फैलेसीपेरम है। सिंपल सी बात है कि जो मलेरिया की बीमारी है वो पैरासाइट प्रोटोजोल से फैलती है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से। क्लियर। ये पैरासाइट लीवर में काफ़ी समय तक रह सकता है इनएक्टिव फॉर्म में, ब्लड में काफ़ी कम। इसीलिए आप देखोगे ना, ये ब्लड में हमारे घुल जाता है तो क्या होता है कि लोगों की जो आप कह सकते हो सेल्स हैं वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं, या आप प्लेटलेट्स देखते हो उनकी कम हो जाती हैं। क्लियर। अब आता है 4 देश, इथोपिया, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान में 80% से भी ज़्यादा केस मिलते हैं पी वेवेक्स मलेरिया के। ठीक है। क्लोरोक्विन ड्रग मलेरिया का है, इसे भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। मतलब क्या है कि मलेरिया के लिए एक दवा बनी हुई है, ड्रग बना है, ये ध्यान रखना, ड्रग है, वैक्सीन तो है ही, ड्रग भी है, क्लोरोक्विन। क्लियर। तो आपसे ये इसको अभी हाल ही में उपयोग किया गया था किसमें, कोरोना के संबंध में। तो आप समझ सकते हो क्लोरोक्विन किससे संबंधित है, मलेरिया का ड्रग है। ठीक है। प्राइमाक्विन ड्रग भी उपयोग किया जाता है, बट इसके लिए इस्तेमाल नहीं होता, मलेरिया के लिए होता है। समझ गए क्यों? क्योंकि आपने अभी यहाँ पढ़ा ना कि 5 तरह के स्ट्रेन होते हैं पैरासाइट के, उनमें ये एक है जो सबसे खतरनाक है। ठीक। अब आता है सन स्पॉट्स। सन स्पॉट्स का मतलब जो सूर्य होता है उसमें कई सारे स्पॉट्स होते हैं ब्लैक कलर के, उनको कहते हैं सन स्पॉट्स। क्लियर। तापमान काफ़ी कम होता है। अब जब स्पॉट्स होंगे, काला धब्बा होगा, तो वहाँ टेम्परेचर काफ़ी कम होता है आसपास के एरिया की अपेक्षा। सूर्य के देखो अंदर जो है ना, जो उसके केंद्र है उसमें टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, सूर्य के किनारे जो रिंग है उसकी, उसमें टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है। समझ रहे हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा। फिर है कारण, मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी स्ट्रांग होता है जो सूर्य की हीट को पहुंचने से रोकता है। इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सोलर सिस्टम में कॉस्मिक रेज कम आती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि सन से कौन सी रेज जनरेट होती हैं, कॉस्मिक रेज। और आपको पता होना चाहिए कि इस समय नासा
इन्हीं कॉस्मिक रेज पर रिसर्च कर रहा है। और इंडिया में भी आपको पता होना चाहिए कि तमिलनाडु के थेनिक डिस्ट्रिक्ट में न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी लगाई जा रही। क्या करेगी वो? न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी वास्तव में कॉस्मिक रेज को ही अध्ययन करेगी। और उन कॉस्मिक रेज के अध्ययन करने से फ़ायदा क्या होगा कि ब्रह्मांड के विनिर्माण या ब्रह्मांड के निर्माण की गुत्थी को सुलझाया जा सकता है। तो हम पढ़ेंगे कॉस्मिक रेज की क्या इंपॉर्टेंट होती है। सौर चक्र 11 वर्ष में कंप्लीट होता है, मतलब सूर्य का जो चक्र होता है वो 11 वर्ष में। जिस वर्ष सन स्पॉट्स ज़्यादा होते हैं उसे कहा जाता है सोलर मैक्सिमम, और जिस वर्ष कम होते हैं ये आपको याद नहीं करना है, आपसे नहीं पूछेगा। सोलर फ्लेयर्स क्या होते हैं? मैग्नेटिक लाइंस का आपस में टकराने से एनर्जी रिलीज होती है, उसे ही सोलर फ्लेयर्स कहते हैं। आपसे ये भी नहीं पूछेगा। क्लियर? आपको बस इतना पता होना चाहिए कि हाँ सन स्पॉट्स क्या होता है, वहाँ टेम्परेचर काफ़ी कम होता है और ये मैग्नेटिक फील्ड से संबंधित है। इससे दिक्कतें क्या आएंगी? रेडियो कम्युनिकेशन, सिंपल सी बात है, वही बात है ना कि जब सन की रेज ही बाधा डालेंगे तो दिक्कतें तो आएंगी ही। कॉर्नल मास इंजेक्शन, ये एक रेडिएशन के बड़े बड़े बबल्स होते हैं, ये भी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। फिर आता है माउंट सिनाबंग, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कई बार जैसे आपको रिवर पे इस बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था यूरोप की, तो हो सकता है आप माउंटेन्स में क्वेश्चन पूछते हैं, तो कई सारे आपको माउंटेन्स दे देगा, उसमें मैचअप कराने को देगा। तो माउंट सिनाबंग कहाँ है? इंडोनेशिया में सक्रिय ज्वालामुखी है। तो इसको हम ज़रा देख लेते हैं कि इंडोनेशिया में ये माउंट सिनाबंग है कहाँ पे और इसकी लोकेशन कैसी है। क्लियर? सिनाबंग, ये देखो माउंट सिनाबंग, ये आपको मिला इंडोनेशिया में, ठीक है, यानी कि नॉर्थ सुमात्रा में। ये देखिए, देख रहे हो कितना भव्य है आपका ये माउंट सिनाबंग, ठीक है। ये देखिए आप ऐसे इसको देख सकते हो, ये 1 मिनट, हाँ ये देखिए ये है माउंट सिनाबंग, ये ज्वालामुखी का पीक है, ठीक है। तो आपने इस तरीके से इसे देख लिया। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कहाँ है, इंडोनेशिया यानी कि नॉर्थ सुमात्रा में। चलिए अब हम अपने अगले आर्टिकल्स को देखते हैं। इससे ज़्यादा आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा। हाँ, एक क्वेश्चन ये है, रिंग ऑफ द फायर बेल्ट कहाँ पे? पैसिफिक ओशियन में। मैंने आपको हालांकि पहले भी दिखाया है, तो यहाँ फिर से मैं दिखा देता हूँ। क्या? ऐसे देखिए, ये है हमारा क्या, सॉरी, यहाँ पे ये है हमारा प्यारा भारत। हमने प्यारे भारत को जूम किया तो हम ईस्ट की ओर चलते हैं। क्लियर? क्योंकि हमें पैसिफिक में जाना है। तो पैसिफिक में जब हम गए ना, तो आप एक चीज़ देखो, ये 1 मिनट और थोड़ा पीछे करते हैं। हाँ, ये जो बना है ना, ये देखिए, ये जो ये लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये जापान से होते हुए, ये देखो, ये यहाँ से ऐसे बेरिंग सी से होते हुए, ठीक है, और फिर ये ऐसे, ये पूरी की पूरी क्या है जानते हो? ये पूरी की पूरी रिंग ऑफ क्या है? अभी आपने पढ़ा है, रिंग ऑफ फायर बेल्ट है। मतलब यहाँ पे काफ़ी सारे छोटे छोटे ज्वालामुखी हैं, ठीक है, ये इसी से संबंधित है। तो ये कहाँ पे? पैसिफिक ओशियन में। आप देख के समझ गए। बाकी इसको आपको डिटेल में नहीं याद करना। ज्योग्राफी की जो क्लासेस करते हैं बच्चे ऑप्शनल की, उनको ये सारी चीज़ें याद करनी होती हैं, बट आपको ये सारी चीज़ें कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। समझ गए? चलिए, इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई। अब हमारा अगला क्या है? अगला है मुल्ला पेरियार डैम। मुल्ला पेरियार डैम किस पे? पेरियार रिवर पे। इम्पॉर्टेंट ये है कि पेरियार रिवर कहाँ पे? केरला में। बस दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि पेरियार किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो आपको क्लियर पता है, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, इनमें से किसी की है नहीं, ठीक है, तो आप ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे। फिर आता है सुरक्षा पोर्टल, आपसे नहीं पूछेगा सुरक्षा पोर्टल किससे संबंधित है। क्लियर? इम्पॉर्टेंट क्या है? अफ्रीकन एलिफेंट्स आईयूसीएन में क्या है, एशियन एलिफेंट्स क्या हैं, और प्रोजेक्ट एलिफेंट क्या है। तो आपको पता होना चाहिए, अफ्रीकन एलिफेंट्स आईयूसीएन में वल्नरेबल हैं, एशियन एलिफेंट्स आईयूसीएन में इंडेंजर्ड हैं, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। क्लियर? इससे ज़्यादा आपको कुछ भी इसमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। समझ गए? बाकी आपको यहाँ कुछ नहीं याद रखना है। आपको सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, अफ्रीका क्या है? वल्नरेबल है। एशियन क्या है? इंडेंजर्ड है। बस, इससे ज़्यादा कुछ याद ही नहीं रखना है। फिर आता है स्पुतनिक 5। वास्तव में स्पुतनिक रसिया का विमान था जो पहली बार स्पेस पे भेजा गया था, तो उसी नाम पे इसने नाम रखा स्पुतनिक 5। विश्व की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने का खिताब लेने की कोशिश की, हालांकि इसको पूरी तरह से डेजिग्नेट नहीं किया गया। क्लियर?
रसिया के द्वारा बनाया गया। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो इसलिए आपको याद नहीं रखना है। स्पुतनिक 5 नाम पहले ऑर्बिटल सेटेलाइट 1957 में यूएसएसआर के नाम पर भेजा गया था। यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या होता है? हालांकि अभी यूएसएसआर नहीं है। 1945 से लेकर 1992 तक यूएसएसआर काफ़ी एक्टिव रहा था, जिसे शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। हम वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको पढ़ाएंगे। यूएसएसआर का पूरा नाम है यूनाइटेड स्टेट सोवियत रसिया। क्लियर? तो ये आप समझ सकते हो। फिर है काफ़ी इम्पोर्टेंट, क्या? पापम रिजर्व फॉरेस्ट या पायम रिजर्व फॉरेस्ट। क्लियर? कहाँ पे है आपका? ये अरुणाचल प्रदेश में है। इम्पॉर्टेंट है, हॉर्नबिल के लिए फेमस है। क्लियर? तो हम पहले ये देख लेते हैं पापम या पापुम कहाँ पे फॉरेस्ट है। तो हम देखते हैं इसे, पापम, ठीक है, फॉरेस्ट अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल यहाँ पे आपको शायद मिल जाए पापुम फॉरेस्ट, अरुणाचल प्रदेश। ये देखो पापुम, ठीक है, ये पापुम पेयर है। क्लियर? यही है अरुणाचल प्रदेश का पापुम फॉरेस्ट पूरा एरिया। ठीक है, तो इतना आपने देख लिया। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, इतना बस आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब हम क्या देखते हैं, अगला क्वेश्चन इसमें क्या है। हॉर्नबिल को आपसे IUCN ने पूछेगा, यहाँ आपको पूछने की ज़रूरत, आपसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 2 बर्ड एरिया के मध्य स्थित है ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड पक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पक्के पागा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, या फिर पाइक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, तो आप बता सकते हैं कहाँ, सॉरी, पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। यूपीएससी ने 2018 में क्वेश्चन पूछा था कि पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। उसी पखुई को पक्के पागा या पक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहते हैं। समझ गए? इससे ज़्यादा आपको कुछ भी याद रखना नहीं है। हॉर्नबिल को हम आपको आगे पढ़ाएंगे, यहाँ पे उसकी जानकारी ज़्यादा नहीं दी गई है। ठीक, फिर आता है स्टूडेंट इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। आपसे नहीं पूछेगा कि स्टूडेंट इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम क्या है, तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं। अब आर्टिकल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मतलब इससे कई तरीके के क्वेश्चन बनेंगे बायोफ्यूल से, ना केवल बायोफ्यूल पे क्वेश्चन, बायोफ्यूल पॉलिसी पे क्वेश्चन, बायोफ्यूल से संबंधित स्कीम पे। तो इसके एक एक पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मंत्रालय पेट्रोलियम और नेचुरल एंड गैस के द्वारा 2015 में पर्पस नॉन फॉसिल फ्यूल का उपयोग करना, मतलब जीवाश्म ईंधनों के उपयोग को रोकना। बायोफ्यूल क्या होते हैं? बायोफ्यूल बायोमास रिसोर्सेज से प्रोड्यूस होते हैं, पौधे, फसल आदि से, तीनों प्रकार के फॉर्म में, लिक्विड, सॉलिड, गैस। मतलब आपसे एक क्वेश्चन ये बनेगा कि बायोफ्यूल्स केवल लिक्विड होते हैं, केवल ठोस होते हैं, केवल गैसिस फॉर्म में होते हैं। तो आप कहोगे नहीं साहब, केवल नहीं, ये तीनों फॉर्म में होते हैं, लिक्विड में भी, गैस में भी और सॉलिड में भी। क्लियर? एक तो क्वेश्चन ये आपका बनेगा। दूसरा क्या है कि जो बायोफ्यूल्स होते हैं ये कई जनरेशन के होते हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन के बायोफ्यूल्स किन से बनते हैं? फर्स्ट जनरेशन के बायोफ्यूल्स स्टार्च, शुगर, एनिमल एंड फैट्स एंड वेजिटेबल ऑयल। क्लियर? तो अर्थात इन सभी के, शुगर का मतलब जो गन्ने की खोई होती है ना, इन सब से इनको बनाया जाता था। जैसे आप लोग गन्ना का जूस आजकल पीते होंगे, ठीक, तो गन्ने का जूस पीने के बाद जो वो गन्ना सूखा बचता है उसी से बनाया जाता है बायोफ्यूल्स, उसको सड़ा के। क्लियर? फिर आता है दूसरे जनरेशन का। आपसे जानते हो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा कि फर्स्ट जनरेशन के अंतर्गत कौन कौन शामिल हैं, सेकेंड जनरेशन में कौन शामिल हैं, थर्ड जनरेशन में कौन शामिल हैं। तो ये लिस्ट भी आपको याद रखनी है कि फर्स्ट में स्टार्च आता है, शुगर आता है, एनिमल आता है, फैट्स आता है, वेजिटेबल ऑयल आता है। ठीक है, सेकेंड जनरेशन में कौन कौन से बायोफ्यूल्स आते हैं, तो आप देखिए इसमें आते हैं वो बायोफ्यूल जो नॉन फूड क्रॉप से ड्राइव होते हैं, मतलब जो खाद्य फसलों से उत्पन्न नहीं होते, यानी कि जो गैर खाद्य फसलों से उत्पादित होते हैं, जैसे सेल्यूलोजिक बायोफ्यूल्स, वेस्ट बायोमास, व्हीट व कॉर्न का डंठल। हम लोग क्या करते हैं, व्हीट का मतलब गेहूँ, गेहूँ की जो डंठल होती है, मतलब आप एक तरीके से समझ सकते हो कि
जो भूसा होता है, ठीक है, उससे बनाया जाता है, ठीक है। कौन, मतलब मक्के का डंठल, जब भुट्टा आप खा लेते हो तो जो डंठल बचता है ना, उससे बनाया जाता है, इसलिए वुड मतलब लकड़ी से, ठीक। एडवांस बायोफ्यूल लाइक बायोहाइड्रोजन, बायोमेथनॉल भी इसी के अंतर्गत आते हैं सेकेंड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन में कौन से आते हैं? स्पेशली इंजीनियर्ड एनर्जी क्रॉप से प्रोड्यूस होते हैं, जैसे एल्गी। मतलब थर्ड जनरेशन के बायोफ्यूल्स उन फसलों से बनाए जाते हैं जिन फसलों में एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है, मतलब जो प्रोटीन्स और विटामिन्स के काफ़ी हाई सोर्सेस होते हैं, लाइक एल्गी। क्लियर? तो आप ये समझ गए। फिर है फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्हें वास्तव में लैब में बनाया जाता है, मतलब जेनेटिक मॉडिफाइड है। जो जीएम एल्गी फसलें होती हैं उनसे इन्हें प्रोड्यूस किया जाता है ताकि बायोफ्यूल की प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। सिंपल सी बात है, जब हम जीएम फसलों से संबंधित राइस का उत्पादन करते हैं या व्हीट का उत्पादन करते हैं, राइस का मतलब चावल, व्हीट का मतलब गेहूँ, ठीक, तो क्या होता है कि उससे पैदावार ज़्यादा होती है। ज़्यादा पैदावार होगी तो वेस्ट ज़्यादा होगा, उस वेस्ट से ज़्यादा हम बायोफ्यूल का निर्माण कर सकते हैं। समझ गए? इतनी बातें आपको याद रखनी है, ये सारे के सारे पार्ट्स आपको, क्योंकि क्वेश्चन इससे आपसे पूछा जा सकता है, ठीक। फिर जो इम्पोर्टेंट है कि गवर्नमेंट ने बायोफ्यूल्स को प्रमोट करने के लिए 2 स्कीम्स चलाई हैं। कौन कौन सी? प्रधानमंत्री जीवन योजना मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कीम है, आपसे पूछेगा तो याद रखना है। 2019 में चलाई गई, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है? मंत्रालय पेट्रोलियम व गैस। अब आपको यहाँ क्या देगा? मिनिस्ट्री इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। तो आप कहोगे नहीं साहब आप गलत बोल रहे हो, यह आपको दे देगा मिनिस्ट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखो ऊट पटांग की मिनिस्ट्री तो नहीं देता है, पहली चीज़ मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना की स्कीम है, हाउसिंग मिनिस्ट्री या पर्सनल एंड ग्रीवेंस मिनिस्ट्री, ऐसे नहीं देगा, या होम मिनिस्ट्री, ऐसे नहीं देगा। उसी के नज़दीक की एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री मान लो आपको दे दिया, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना है कि मंत्रालय पेट्रोलियम व गैस। और एक और चीज़ है, यहाँ पे रिन्यूएबल मिनिस्ट्री भी नहीं है, तो आप ये भी मत याद रखिएगा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भी का इसमें संबद्ध हो, वो भी नहीं है, ठीक है। उद्देश्य प्रोवाइडेड फाइनेंशियल सपोर्ट टू इंटीग्रेटेड बायो एथनॉल, जिसमें उपयोग किया जाएगा लिग्नोसेल्यूलोजिक बायोमास एंड अदर्स रिन्यूएबल फीड स्टॉक। मतलब क्या है कि उन सभी बायो एथनॉल्स के प्रोडक्ट्स को उत्पादित करने के लिए लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी प्रधानमंत्री जीवन योजना, जो 2019 में स्टार्ट हुई, मिनिस्ट्री मंत्रालय पेट्रोलियम व गैस के अंतर्गत आती है। इस पे देखो केवल 2 ही लाइन का एमसीक्यू बनेगा। नंबर 1 मिनिस्ट्री कौन, नंबर 2 पर्पस क्या। इसके ज़्यादा आपसे क्वेश्चन कुछ नहीं पूछेगा। अब बाकी मूर्ख टाइप के टेस्ट सीरीज वाले इसमें 50 क्वेश्चन बना देंगे कि इसे 2018 में शुरू किया गया, 2012 में शुरू किया गया, और इसमें ये भी होता है वो भी होता है, इस पर क्वेश्चन नहीं बनता है। देखो मैं हमेशा आप लोगों से एक बात बोलता हूँ, पढ़ना आसान है, क्या पढ़ना है ये सबसे कठिन है, कैसे पढ़ना है उससे भी ज़्यादा कठिन है, उस पढ़ने में भी क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो सबसे कठिन है। और ये सबसे जो कठिन प्रोसेस होता है ना, ये सबको नहीं आता। सबको नहीं आने का मतलब ये नहीं कि उनको आएगा नहीं कभी, इसलिए नहीं आता क्योंकि वो बैक ईयर के ट्रेंडिंग को नहीं समझ पाते, यूपीएससी की उस स्पिरिट को, उस लैंग्वेज को नहीं समझ पाते। जैसे छोटी सी बात है, आप अपने माता पिता से कितना भी झूठ बोलो, आपके माता पिता समझ जाएंगे, है ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में आपसे भी ज़्यादा बड़े से बड़े कृत्य किए हैं, ठीक है। तो आप अगर उनको समझाओगे कि नहीं पापा वो मेरी दोस्त है, वो मेरा दोस्त है, वो कहेंगे बेटा मुझे सब पता है, तुम्हारी दोस्त है कि क्या है, क्योंकि उन्होंने भी अपने जीवन में, भाई वो भी तो बच्चे रहे हैं। छोटी सी बात बताओ कि आज आप इतने बड़े हो गए, आपके बड़े होने के बाद आप में से जो छोटा बच्चा आपके घर में परिवार में होगा, अब वो अगर कोई झूठ बोल रहा होगा कि मम्मा आज स्कूल नहीं जाना है मुझे, मतलब मामा अपनी मम्मी से कह रहा होगा, हो सकता है आप में से कुछ लोग वैवाहिक भी हों तो आपके भी बच्चे कह रहे हों, तो आप समझ जाते होंगे अरे ऐसी मक्कारी तो मैं भी करता था। खैर ये बात तो ठीक है कि ये मुंह से बोल देता है कि मुझे नहीं जाना है, हम तो बोलते थे मम्मा आज पेट दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, समझ गए। तो वो बहाने आप समझ जाते हो। वैसे ही यूपीएससी को भी समझना ज़रूरी होता है कि क्वेश्चन को देखें और ये समझ जाएं क्वेश्चन कहाँ बनेगा, ठीक। दूसरी स्कीम है सतत
सतत मैंने आपको बताया था कई सारी स्कीमों से संबंधित हैं, पेट्रोलियम से भी संबंधित है, बायोफ्यूल से भी संबंधित है यानी कि एनर्जी से संबंधित है, और कई सारे और सोसाइटिकल इनिशिएटिव से भी संबंधित है। तो हम आपको पढ़ाएंगे। खैर यहाँ पे सतत को देखते हैं। पूरा नाम है सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन स्कीम। नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऐसा अल्टरनेटिव ट्रांसपोर्ट उत्पन्न करना जो कि अफोर्डेबल हो, मतलब वहनीय संसाधन हो, मतलब जिसमें खर्च कम से कम आए। इसे किसने इनाग्रेट किया? 2018 में मिनिस्ट्री पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अब आपसे मैं सिंपल सी अगर एक बात पूछूं तो आप मुझे बता सकते हैं कि प्रधानमंत्री जीवन योजना स्कीम किसके द्वारा जारी की गई? बताइए। पेंशन मिनिस्ट्री के द्वारा? नहीं साहब, हद करते हो। अभी आपने बताया है सर, इतनी जल्दी हम भूल जाएंगे क्या? इतने भी मूर्ख नहीं हैं। तो अच्छा भाई बताओ फिर किसके द्वारा? सर मिनिस्ट्री पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा। बिल्कुल सही बात है। और सतत को भी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री के द्वारा ही जारी किया गया है। इतनी बातें क्लियर हुई। पर्पस क्या है इसका? पर्पस है प्रमोट कंप्रेस्ड बायोगैस एज एन अल्टरनेटिव के तौर पर, मतलब कि बायोगैस को प्रमोट किया जाए एज अ अल्टरनेटिव फ्यूल के रूप में। जैसे अभी हम पेट्रोल को यूज करते हैं तो उसकी जगह पे हम बायोगैस का उपयोग करने लगें। दूसरा पर्पस है 2023 के पहले 5000 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स इस्टेब्लिश करना। यहाँ पे आपको क्वेश्चन घुमाएगा। कैसे? आपको यहाँ दे देगा इसका उद्देश्य 2023 के पहले 50,000 कंप्रेस्ड गैस बायोगैस प्लांट्स इस्टेब्लिश करना। तो आप समझ जाओगे यार 50,000 बहुत होता है। एक प्लांट बनने में कितना खर्च आता है और 50,000। और वैसे भी आपको अगर न्यूमेरिक नंबर देगा तो ऑप्शन हमेशा गलत होगा, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। तो इस तरीके से अभी आपने बायोफ्यूल्स के संबंध में 4 प्रकार के क्वेश्चन समझ लिए। 2 स्कीम्स आपने समझ ली, फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन वाला कॉन्सेप्ट समझ लिया, और बायोफ्यूल्स ठोस सॉलिड लिक्विड एंड गैस के होते हैं ये भी समझ लिया। क्लियर? अर्थात आपने बायोफ्यूल्स के क्वेश्चन वहाँ समझ गए। अब जो बायोफ्यूल्स पे अगला क्वेश्चन आएगा वो आएगा नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स। हो सकता है आपको नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स को बेस बनाकर ही इन सभी क्वेश्चन को प्रीवियस वालों को पूछ लें। कैसे? आपको नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स के कई सारे प्रोविजंस दे देगा, फिर आपको दे देगा जो बायोफ्यूल्स होते हैं वास्तव में 3 टाइप के होते हैं, ठोस, गैस और लिक्विड। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन क्या दे देगा? इसमें फर्स्ट जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन के ये होते हैं। तीसरा क्या दे देगा? 2023 तक 50,000 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स बनाने हैं। तो आप कहोगे ये गलत है साहब, 5,000 बनाने हैं। समझ गए? तो ये पॉलिसी आपको दे देगा, तो आपको ध्यान रखना है। अब आपको बायोफ्यूल्स की इस पॉलिसी को भी समझ लेना है 2018 की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं पॉलिसी क्या कहती है। इसके एक प्रोविजन पर क्वेश्चन बन सकता है। नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018, 2030 के पहले 20% एथनॉल की ब्लेंडिंग करना पेट्रोल में, मतलब एथनॉल को मिक्स कर देना पेट्रोल में। अगर 1 लीटर पेट्रोल है तो उसमें 200 ग्राम क्या करना है? एथनॉल को मिक्स कर देना है 2030 के पहले। 5% की ब्लेंडिंग करना डीजल में। क्लियर? और वैसे भी आजकल आप देख रहे हो पेट्रोल और डीजल चर्चा में है। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है। देखो हर चीज़ को सोचा करो, मतलब आप ऐसे ना सोचा करो कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो इस पे यूपीएससी क्वेश्चन नहीं बनाएगी। ऐसे सोचा करो कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, अच्छा हमने एथनॉल पढ़ा था, मास्टर ने पढ़ाया था, पक्का क्वेश्चन बन सकता है। बायोफ्यूल पॉलिसी पे क्वेश्चन बन सकता है, एनर्जी पे क्वेश्चन बन सकता है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल या इलेक्ट्रिक पॉलिसी पे क्वेश्चन बन सकता है। ऐसे थिंक किया करो तो क्या होगा ना, आपके मस्तिष्क के जो सुसुप्तावस्था वाले जो बीज हैं वो परिपक्व होंगे, ओपन होंगे, खिलेंगे, अंकुरित होंगे। क्लियर? तो इससे क्या होगा? मज़ा आएगा फिर आपको पढ़ने में और चीज़ें देखने में भी मज़ा आता है। चलिए क्या है? एडवांस बायोफ्यूल्स पर फोकस करना, वायलेबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम चलाने की बात, 2G इथनॉल। अब आपको समझ में आ गया होगा भाई साहब कि 2G इथनॉल क्या है, 1G क्या है, 3G क्या है। तो आप ये देख सकते हो, थर्ड जनरेशन का मतलब 3G, ठीक है, सेकेंड जनरेशन का मतलब 2G, मतलब नॉन फूड क्रॉप से संबंधित हम यहाँ पे बायो एथनॉल्स का उपयोग करने की बात कर रहा है। ध्यान देना, 2G इथनॉल बायो रिफाइनरी है। यहाँ पे क्वेश्चन घुमाएगा कि सभी जनरेशन की, फोर्थ जनरेशन की, नहीं भाई साहब 2G की। क्लियर? और 2G में कौन आती हैं? नॉन फूड क्रॉप।
ठीक है। इसी में आपका पराली वगैरह उपयोग में आ सकती है, ठीक है। एथनॉल के लिए कच्चे तेल के स्कोप को इंक्रीज करना, नेशनल बायोमास रिपोजिटरी डेवलप करना। रिपोजिटरी का मतलब क्या होता है कि एक तरीके का भंडार गृह बनाना। रिपोजिटरी वास्तव में सब इकोनॉमी का शब्द है। जब हम लोग पढ़ते हैं ना सेबी को, तो उसमें हम पढ़ते हैं शेयर को परिशेष करने से संबंधित एक रिपोजिटरी बनाई जाती है, तो वही बात है यहाँ पे। बायोमास को इंक्रीज करना नॉन एडिबल ऑयल से, मतलब गैर खाद्य वनस्पति तेल से, मतलब वो तेल जिसको खाया नहीं जाता। क्लियर। कई सारे तेल होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जानवर की जो चर्बी होती है उससे भी ऑयल बनाया जाता है, और मूर्खता तो तब हो जाती है कि कई सारे पर्सन उसी चर्बी वाले तेल का उपयोग हम लोगों को खाद्य सामग्रियों में उपयोग करने के लिए देते हैं। क्लियर। तो उस तेल का उपयोग करना यहाँ पे बायोमास के रूप में। नेशनल बायोफ्यूल्स कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन करना, सिंपल सी बात है, मिनिस्ट्री पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के अंतर्गत आता है। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए। चलिए अब क्या है, अब है माइलिन आइस शेल्फ। आपसे क्वेश्चन ये तो नहीं पूछेगा कि माइलिन आइस शेल्फ कहाँ पे है। इम्पॉर्टेंट है लोकेशन, नूनावट कनाडा की। दूसरा कनाडियन आर्कटिक, मतलब आर्कटिक ओशियन की लोकेशन इंपॉर्टेंट है। तीसरा आर्कटिक काउंसिल की लोकेशन इंपॉर्टेंट है। क्लियर। आर्कटिक काउंसिल के बारे में हमने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है, जिसमें यूएसए, रसिया, कनाडा ये सारे कंट्री मेंबर हैं। टेलीग्राम चैनल पे आप जाइए, वहाँ पे हमने इसको शेयर किया है। बाकी हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज जब प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज में कंप्लीट कराएंगे तो वहाँ पे भी पढ़ा देंगे, ठीक है। बट अभी हम आपको कई सारी चीज़ें दिखाएंगे, ठीक है। क्या क्या दिखा देते हैं हम आपको तो पहले हम दिखा दें कनाडा कहाँ पे है। क्लियर। आप लोग ऐसे बता रहे हो जैसे हमने कनाडा देखा ही नहीं हो कभी। भाई हमें पता है आपने कनाडा देखा है, कुछ लोग घूम के भी आए होंगे कनाडा, ठीक है। तो ये देखिए आपका क्या है, अमेरिका है, ठीक है। अमेरिका के ऊपर ये क्या है, कनाडा है। क्लियर। अब कनाडा में आपसे क्या पूछा है, नूनावट। क्लियर। तो नूनावट हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, कनाडा, कनाडा नूना, ठीक है। ये देखो कनाडा की टेरिटरी, ठीक है। ये देखें, ये देख रहे हो, ये आईसी एरिया, ठीक है। ये पूरी नूनावट एरिया है, ठीक है, कनाडियन टेरिटरी है। इतना आप समझ गए। अब आप यहाँ पे देखो दो तीन चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है। एक तो ये है नॉर्थ वेस्टर्न पैसेज। क्लियर। पैसेज में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन एक दिन पूछा था, क्या पूछा था बताइए, पैसिफिक पैसेज को लेके मैंने यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन आपसे पूछा था, ठीक है, ड्रैग पैसेज पे। तो बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो गए थे। ये देखो यहाँ पे आपको मिलेगा ड्रैग पैसेज। थोड़ा और जूम करूँ यहाँ पे, शायद अगर दिखा दें, गूगल महाराज दिखा दीजिए, एक मिनट। शायद बेचारा नाराज़ हो गया आज हमसे, ये नहीं दिखाना चाह रहा है। हाँ अब देखो ये आया, साउथ जॉर्जियन साउथ सैंडविच, ठीक है। थोड़ा सा और इसको ऊपर करें, शायद दिखा दें। ये है हमारा वैसे ड्रैग पैसेज, ठीक है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है कि ड्रैग पैसेज किन दो सागरों को जोड़ता है, तो आप बताइए। इस तरफ क्या है, अटलांटिक है, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है। ये इस तरफ क्या है, ये अटलांटिक है और ये पैसिफिक है, तो इन दो को जोड़ता है। तो ये ड्रैग पैसेज आप समझ गए। खैर हमें वो अभी नहीं बताना था, हमें यहाँ बताना था क्या, ये है हमारा नॉर्थन वेस्टर्न पैसेज। दूसरा यहीं पे है हडसन बे, मतलब कनाडा के पास में है हडसन बे, इम्पॉर्टेंट है। क्लियर। ये है यहाँ पे लेब्राडोर सी, कहाँ, अटलांटिक में। क्लियर। ऊपर है ग्रीनलैंड। क्लियर। यहीं पे है डेविस स्ट्रेट, यहीं पर है बफिन बे, मतलब बफिन की खाड़ी। क्लियर। तो इतनी सारी लोकेशन आपको याद हो गई। अब इतनी जब लोकेशन आपको याद हो गई तो ये है आपका ग्रीनलैंड सी। क्लियर। और यहाँ पे आपको मिलेगा नॉर्वेयन सी, क्यों, क्योंकि ये आपकी नॉर्वे कंट्री है, ये स्वीडन है, ठीक। ये है आपका बैरेंट्स सी, एक मिनट रुको, यहाँ पे ये आपका मिलेगा बैरेंट्स सी। और ये है आपका आर्कटिक ओशियन। क्लियर। एक मिनट, यहाँ पे ये आर्कटिक ओशियन है, मतलब ऊपर का जो भी ये रीजन है ना, छत उसकी, अर्थ की ऊपर की जो टॉप पीक है वो होती है आर्कटिक ओशियन, और अर्थ की जो नीचे की पीक है ना, ये मतलब अफ्रीका के ये नीचे, ये है अंटार्कटिका ओशियन। क्लियर। तो इतनी सारी लोकेशन आपको क्लियर हो गई। बाकी हम जब आपको आर्कटिक काउंसिल वगैरह पढ़ाएंगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें हम आपको फिर से रिवाइज कराएंगे। चलिए अब हम देखते हैं अगले आर्टिकल को, कृषि मेघ।
ये एक डाटा रिकवरी सेंटर है, आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा कहाँ इस्टेब्लिश किया गया, क्या है क्या नहीं है। फिर आता है नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन सिस्टम। नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ क्या होगा, एग्रीकल्चर पे रिसर्च की जाएगी, एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट किया जाएगा। इम्पॉर्टेंट बस इतना है कि इसे भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक के द्वारा फंड किया जा रहा, मतलब यहाँ क्वेश्चन दे देगा कि इसे एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा फंडेड किया जा रहा, तो आप कहेंगे साहब गलत बात है, एशियन डेवलपमेंट बैंक नहीं है, वर्ल्ड बैंक है यहाँ पे, समझ गए। चलिए, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछेगा, आपको कुछ नहीं याद रखना है। फिर है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब अपना पैसा स्वयं से जनरेट करती है, फंडेड किसी और से नहीं है। डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर के अंतर्गत आती है। और तीसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके हेड कौन होते हैं, मतलब इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं, क्या प्राइम मिनिस्टर होते हैं? नहीं, प्राइम मिनिस्टर आप बताइए किसके चेयरपर्सन होते हैं? CSIR के, ना कि ICAR, कंफ्यूज मत होना। देखिए, आपको अगर ऐसा क्वेश्चन दे देगा ना, CSIR मान लो नहीं दिया उसने और आपको ICAR दे दिया, तो आप इसी को ठोकाएंगे, मतलब ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो इसको अलग से लिख लो आप कहीं पे, लेकिन आपको पता होना चाहिए, जब हम आपका क्विक रिवीजन कराएंगे तो वहाँ आपको रटा देंगे कि किसके प्राइम मिनिस्टर हैं, किसके प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ठीक। तो इसके कौन हेड होते हैं? एग्रीकल्चर मिनिस्टर इसके हेड होते हैं, ठीक है। बाकी इसमें आपको कुछ भी नहीं याद रखना है, मतलब आप याद कर लो कौन है इस समय एग्रीकल्चर मिनिस्टर, शायद नरेंद्र तोमर हैं, शायद, चेक कर लेना कौन है। डॉर्फ प्लैनेट सीरस, आपसे नहीं पूछेगा डॉर्फ प्लैनेट सीरस कहाँ पे। इम्पोर्टेंट क्या है कि एस्ट्रॉइड कहाँ पे पाए जाते हैं, मतलब क्षुद्र ग्रह मार्स व जुपिटर के मध्य पाए जाते हैं। और आप बताइए, एस्ट्रॉइड के अलावा हम एक चीज़ और पढ़ते हैं क्या, क्यूपियर बेल्ट कहाँ पे पाई जाती है? नेपच्यून के बाद। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं याद रखना है। अब इम्पोर्टेंट क्या है, एक इनिशिएटिव है काफ़ी इंपॉर्टेंट, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ऐसे इनिशिएटिव हमेशा आते हैं। क्यों? क्योंकि इसको इंडिया प्रपोज कर रहा है, ठीक है, मतलब इंडिया को इश्क हुआ है इस चीज़ से, किससे? वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। अब बात अलग है कि मोदी जी को 14 फरवरी पसंद है नहीं तो 14 फरवरी को ही प्रपोज करते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए, ऐसे को याद कर लिया करो। होता क्या ना, जब हम अपने जीवन की नित्य घटनाओं से कोई घटना पढ़ते ना तो याद हो जाती है, हम भूलते ही नहीं हैं, और हमारे अंदर एक वर्ड का स्कोप बन जाता है कि हम किसी भी टॉपिक पे कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या है उद्देश्य, एक ऐसा ग्रिड इस्टेब्लिश किया जाए रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जो विभिन्न देशों को आपस में कनेक्ट करे। ग्रिड का मतलब क्या होता है? ग्रिड का मतलब आपने खंभे ऐसे देखे होते हैं बिजली के, क्लियर, ऐसे ही तो खंभे होते हैं शायद, हाँ। अब ये तार यहाँ से जा रहे होते हैं, इन तारों को केवल उस क्षेत्र तक सीमित न रखना, बल्कि उस राज्य तक सीमित न रखना, उस देश तक सीमित न रखना, बल्कि उस देश का दूसरे देश से भी कनेक्शन कर देना। जैसे इंडिया में कई सारी ऐसी विद्युत परियोजनाएं हैं जो भूटान से संबंधित हैं, कुछ नेपाल से संबंधित हैं, कुछ म्यांमार से संबंधित हैं, कुछ बांग्लादेश से संबंधित हैं। तो ऐसे ही न केवल हमारे पड़ोसियों को बल्कि पूरे विश्व को एक साथ कनेक्ट कर देना, उसको कहते हैं वन नेशन वन ग्रिड, ठीक है। तो आप समझ गए। फिर है इसे कौन प्रपोज किया है? मिनिस्ट्री न्यू एंड रिन्यूएबल, ना कि पेट्रोलियम, इम्पॉर्टेंट है। 140 कंट्रीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी कि सभी कंट्री पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, किसके? UN के। टेक्निकल असिस्टेंट दी जाएगी वर्ल्ड बैंक के द्वारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी क्वेश्चन घुमा देगा कि टेक्निकल असिस्टेंट दी जाएगी AIIB के द्वारा या ADB के द्वारा या NDB के द्वारा, तो गलत हो जाएगा। या फिर क्वेश्चन यहाँ पे एक और बन सकता है कि ये सार्क का इनिशिएटिव है, बिम्स्टेक का इनिशिएटिव है, या फिर बताइए ब्रिक्स का इनिशिएटिव है या SCO का है, तो आप कहेंगे नहीं साहब ये इनका किसी का नहीं। क्यों मैं कह रहा हूँ SCO में कन्फ्यूज क्यों हो सकते हो आप? क्योंकि SCO का एक इनिशिएटिव है ना, क्या? ओबोर, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। तो आपको ये भी लग सकता है कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव भी उसी का होगा, तो नहीं, इंडिया का है। शुरू में एशिया को कनेक्ट किया जाएगा, 2 ब्रॉड जोन्स में डिवाइड किए जाएंगे, ईस्ट व फॉर ईस्ट में, क्लियर, ये आपसे नहीं पूछेगा। 3 फेजेस का इनिशिएटिव होगा, ये भी आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं, रमन। रमन क्या है? हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप्स ने एक अपर स्टेज रॉकेट को टेस्ट किया है। अपर स्टेज रॉकेट की क्या होती है? आप लोगों ने ऑलरेडी साइंस टेक में हमने काफ़ी कुछ पढ़ाया है।
आप हमेशा देखते हो ना रॉकेट कैसे बनी होती है, ऐसे बनी होती है। क्लियर। रॉकेट में नीचे की स्टेज होती है, फिर बीच की एक स्टेज होती है और फिर ऊपर की टॉप स्टेज होती है। क्लियर। इसे ही अपर स्टेज कहते हैं। क्लियर। जिसमें सैटेलाइट्स होता है आपका, ठीक, या पेलोड होता है। तो इसी अपर स्टेज के रॉकेट का निर्माण किया गया। ये 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन होगा। ठीक है। ये क्या करेगा, रॉकेट को बूस्ट करेगा। भारत का पहला 100% 3D प्रिंटेड बायो प्रोपेलेंट लिक्विड रॉकेट इंजन होगा। अब आप में से अधिकांश बच्चों को पता है कि मास्टर लिक्विड इंजन का मतलब ही होता है विकास इंजन, क्योंकि हमने साइंस टेक में पढ़ लिया। देखो यही फ़ायदा होता है, हम लोग रट्टा मार मार के पढ़ते रहते हैं ना, समझ में नहीं आता। प्रोपेलेंट का मतलब क्या होता है, ईंधन, आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है। लिक्विड ईंधन, ठोस ईंधन में क्या डिफरेंस होता है आपको ये भी पता है। क्लियर। ठोस में क्या होता है, ऑक्सीडाइजर एक साथ मिक्स होता है। लिक्विड में क्या होता है, दोनों अलग अलग चैम्बर में होते हैं। समझ गए। चलिए अब है मल्टीपल स्टार्ट करने में मल्टीपल ऑर्बिट्स इन सिंगल मिशन। सिंपल सी बात है कि हम मल्टीपल स्टार्ट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम जब चाहे तब बंद कर देंगे। अब देखो यही थिंकिंग लगानी है। समझ गए। मान लो आपको ये ना भी पता हो मल्टीपल स्टार्ट, तो आप ये समझ सकते हो ना, अरे यार लिक्विड रॉकेट है, इसमें ऑक्सीडाइज़र और फ्यूल अलग अलग होते हैं, कभी भी बंद कर सकते हैं कभी भी चालू कर सकते हैं। यानी कि इसको हम कभी भी बंद कभी भी चालू, मतलब मल्टीपल, कई बार स्टार्ट करेंगे कई बार बंद कर सकेंगे। और जब कई बार स्टार्ट कई बार बंद करेंगे तो कई बार किसी भी ऑर्बिट में भेज सकते हैं। और जब कई बार किसी ऑर्बिट में भेज सकते हैं तो एक साथ कई सारे मिशन भेज सकते हैं। इतना आपको गैस कर लेना है, आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ एक ही चीज़ पता होने से। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है अद्दू एटॉल। एटॉल का मतलब क्या होता है, देखो एटॉल क्या होता है, सिंपल सा हम आपको अभी दिखाते हैं। हालांकि मालदीव के दक्षिण में है। इससे पहले हम देख लेते हैं एटॉल है कहाँ पे। ठीक है। इसे सेनू एटॉल के नाम से भी जाना जाता है। तो एक मिनट हम इस एटॉल को देख लेते हैं, अड्डू, ठीक है, एटॉल। हाँ ये देखें अड्डू एटॉल आपका ये मिला, ये यहाँ पे आपको देखो ये एटॉल है। एटॉल का मतलब क्या हुआ ये भी हम आपको दिखा देते हैं ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। देखिए जैसे जब आप समुद्र की बातें करते हो ना, अरे ये क्या हो गया, हाँ यहाँ पे हम आए एड्डू, एक मिनट फिर से चला गया, इसको सही करते हैं, एड्डू एटॉल। देखो ये मालदीव है, ठीक। हम इस एड्डू एटॉल के पास गए। एटॉल का मतलब क्या होता है, एटॉल का मतलब होता है पानी में या कहें समुद्र में कोई एक ऐसा क्षेत्र जो क्या है थोड़ा सा स्थलीय हो, मतलब नुकीला स्थल का ऊपर की ओर निकला हो, वो एटॉल कहलाता है। जैसे हम लोग पहाड़ की चोटी पड़ते हो ना, वो स्थल में होती है तो उसे हम पहाड़ कहते हैं। वही चीज़ जब समुद्र में होती है तो उसे हम एटॉल कहते हैं। समझ गए। इससे ज़्यादा आपको याद नहीं रखना, ना ही आपसे परिभाषा पूछेगा, बस हमने आपको समझाने के लिए ये चीज़ें बता दी हैं। ठीक है। तो समझने की दृष्टि से आप इसे समझ सकते हो। यहाँ पे अगर मिल जाएगा तो मैं आपको दिखा दूँगा। देखो ऐसे वहाँ पे उभरा हुआ क्षेत्र है ना, जैसे ये झोपड़ी देख लो, पानी के बीचों बीच में है, इसी को एटॉल आप कह सकते हो। ठीक है। जैसे देखो छोटा सा आइलैंड है, ठीक है, एटॉल के रूप में। ये देखो ऐसे मान लो ये जो छोटा सा उभरा हुआ क्षेत्र है ना, यही एटॉल हुआ आपका एक तरीके का। समझ गए। कभी भी जाइएगा घूमने, ये देखो एटॉल है, ठीक है, छोटा सा एरिया। समझ गए। जब आप लोगों को ये देखो, आप यहाँ पे ऐसे देख सकते हो, ये इतना छोटा सा एरिया है, इसी को एटॉल बोलते हैं। ऐसे ही छोटे छोटे कई सारे एरिया होंगे तो वो सारे क्या कहलाएंगे, एटॉल कहलाते हैं। समझ गए। अब इससे ज़्यादा आपको दिखाने की ज़रूरत है नहीं। ये देखिए एक में आप बैठिएगा, दूसरे में आपका नायक या नायिका बैठेगी और आराम से फिर यहीं पिक खींच के मुझे भेजिएगा। ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं अपना अगला आर्टिकल क्या है। अगला आर्टिकल ये नहीं पूछेगा भारत ने कितना इसमें वो किया है, कितना कुछ नहीं, कुछ नहीं आएगा क्वेश्चन, तो नहीं याद रखना है, सिर्फ एटॉल बस पता हो। कोरल रीफ का एक प्रकार होता है। कोरल रीफ क्या होती है ऑलरेडी हमने आपको किसमें पढ़ाया है, एनवायरनमेंट की बुक सीरीज में, और प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज में हम फिर से आपको पढ़ाएंगे। इंटरनेशनल यूथ डे आपसे नहीं पूछेगा ये क्या होता है। #31 डेज ऑफ यूथ, यूएन का ये सोशल मीडिया कैंपेन है यूथ एंड कोविड-19 को करने से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। फिर आया है यूथ एंड कोविड-19 इम्पैक्ट ऑन जॉब्स, एजुकेशन, राइट एंड मेंटल वेलबींग रिपोर्ट्स। आपसे इतनी बड़ी रिपोर्ट नहीं पूछेगा, हालांकि आप इसे देख कर लो कि हाँ एजुकेशन, जॉब, मेंटल वेलबींग से संबंधित है, ILO इसे जारी करती है। ठीक है। फिर क्या आता है, वर्ल्ड प्रोग्राम फॉर एक्शन फॉर यूथ, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कि ये प्रोग्राम किसके द्वारा जारी किया गया, तो UNGA के द्वारा, ठीक है। दूसरा आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि इसका उद्देश्य क्या, तो उद्देश्य आप बता सकते हैं कि यूथ को एम्पावर करना। तीसरा है वर्ल्ड यूथ रिपोर्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इतनी रिपोर्ट आपसे पूछेगा कि वर्ल्ड यूथ रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया, UNDESA के द्वारा। क्लियर, आपको ऐसे ही याद करना है इंग्लिश में, हिंदी में याद करोगे तो पागल हो जाओगे और आपसे पूछेगा भी नहीं क्वेश्चन, ठीक है, और कंफ्यूज हो जाओगे, तो इंग्लिश में आपको याद करना है, ठीक। फिर आता है मेगा लैब्स, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा मेगा लैब्स क्या होती है, तो इसलिए आपको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। OPV सार्थक, पूरा नाम ऑफशोर पेट्रोल वेसल, आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा ऑफशोर पेट्रोल वेसल क्या है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, तट से 200 मील तक का एरिया खनन व अन्य उपयोग के लिए, आपसे EEZ पे क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, लेकिन आपको इन्वायरमेंटल स्पेशल जोन के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है किस एक्ट के तहत आता है, ESZ 1986 के एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत डिफाइन किया गया है। क्लियर। फिर आता है NIIO, ये क्या है, पूरा नाम है नेवल इनोवेशन एंड इंडिजनेशन ऑर्गेनाइजेशन, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस पढ़ लो। डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा चेयर किया जाता है, मिनिस्टर के द्वारा। एकेडमिक या इंडस्ट्री को एक साथ लाएगी, 3 टियर स्ट्रक्चर होगी, आपसे नहीं पूछेगा। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्वावलंबन क्या है। स्वावलंबन एक तरीके का एक सार संग्रह है इंडियन नेवी का। सार संग्रह का मतलब कि इंडियन नेवी ने आज़ादी के बाद से अभी तक देश की सिक्योरिटी के लिए कौन कौन से ऐसे मेजर वर्क किए हैं जो देश की इंटीग्रिटी को बाधित होने से हर संभव प्रयास में रोकने का काम किया, मतलब इंटीग्रिटी को मजबूत रखा है एक तरीके से। क्लियर। भूमध्य सागर क्या है, आपसे इतनी बार बताया है कि नॉर्थ में यूरोप से जुड़ा है, साउथ में अफ्रीका से जुड़ा है, पूर्व में एशिया से जुड़ा है, ठीक है। जिब्राल्टर संधि अटलांटिक से जोड़ती है भूमध्य सागर को, ऑलरेडी बताया है। सुएज नहर से लाल सागर को जोड़ा जाता है भूमध्य सागर से। बास्पोरस संधि से काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ा जाता है। अब आप लोग कह रहे हो मास्टर दिखा दिया हो भले आपने, लेकिन आज भी दिखा दो ना, तो ठीक है भाई, आपकी इच्छा, हम आपकी दिली इच्छा कभी तोड़ते नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता है आप लोग बहुत मेहनतशील बच्चे हैं और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो देखिए हम आपको पहले क्या दिखाएं, मरमरा सागर, ये देखिए ये है हमारा कौन सा सी बताइए, ये है हमारा ब्लैक सी। क्लियर, इसके थोड़ा और नज़दीक जाएं तो कुछ क्लियर हो हमारा, ये हमारा कौन सा सी है, ब्लैक सी है, ठीक। अब आपने इस ब्लैक सी को देख लिया ना, इसी ब्लैक सी में यहाँ ये इस्तांबुल है, तो देखो एक तो ये सी कौन सा है, पहले इसको चेक करते हैं। इसमें जब आप पास में आए, बिल्कुल और पास में, ठीक है, तो आपको क्या पता चला, ये एक स्ट्रेट है यहाँ पे, ठीक है। शायद अगर आपको जूम करके ये दिखा दें महाराज हम लोगों को तो अच्छी ही बात है, वैसे यहाँ पे ये दिखाएंगे नहीं, खैर देखो ये कर्च स्टेट है। क्लियर। तो आपसे एक तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि कर्च स्टेट किन किन समुद्रों के बीच में, मतलब काला सागर को सी ऑफ एजोव से जोड़ती है। क्लियर, ये क्लियर हो गया आपका। चलिए अब आपका क्या है, मरमरा सी। क्लियर, ये अजोव है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना कर्च केपू से। यहाँ पे आपको एक स्टेट मिलेगी, ये इस्तांबुल के पास में, ठीक, ये काला सागर है और ये आपका कौन सा सागर है बताइए, ये आपका है सी ऑफ मरमरा। देखो एक मिनट, हाँ ये सी ऑफ मरमरा है, ठीक। इसको कौन सी स्टेट जोड़ती है, ये स्टेट बीच में। देखो वैसे आपको मैप में कभी नहीं समझ में आएगा जो आप पॉलिटिकल मैप देखते हो, क्योंकि उसमें आप जूम थोड़ा ना कर सकते हो और ना ही आप पता लगा सकते हो कि अच्छा इसमें पानी की भी वो बनी हुई है, ठीक है। तो ये आप देखो पानी की बिल्कुल एक कैनल है। क्लियर, इसे क्या कहते हैं, एक मिनट, ये थोड़ा अगर जूम हो जाए और दिखा दे अगर तो आपका हम क्लियर कर दें। यहाँ पे स्टेट का नाम ही नहीं दे रहा है ये, ठीक। हालांकि चलो फिर भी आपने स्टेट देख तो लिया, आप आपने पढ़ भी लिया है। अब यहाँ पे अगर दे दे तो ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे दे नहीं रहा है, ठीक है। तो जब नहीं दे रहा है तो क्या कर सकते हैं, बेचारे को मारेंगे तो है नहीं जाके, ठीक है। तो आप ये चीज़ें समझ सकते हैं कि इसने जब दिया ही नहीं है तो हम इसका कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन आपको इतना पता है कि हाँ ये कौन सी वो है बताइए, ये आपकी है हमारी बास्पोरस संधि, ठीक है। चलिए अब इतना आपने देख लिया। अब जब आपने इतना ये सब देख लिया तो अब हम आपको क्या दिखाएं, अब हम आपको दिखाएं ये
कि वास्तव में जो भूमध्य सागर है वो कैसे कैसे टच हो रहा है। तो देखो ये है भूमध्य सागर, ठीक है, ये ऊपर यूरोप है, यहाँ अफ्रीका है, ठीक है, ये एशिया है आपका। क्लियर, ऐसे ही आपको पूछा है इसने, और बाकी तो कुछ पूछा नहीं कौन कौन से देश लग रहे हैं। फिर आपसे क्या पूछा, सुएज कैनाल लाल सागर से जोड़ती है, तो आप बताइए ये आपकी क्या है, ये आपका क्या है, गल्फ ऑफ सुएज है, ठीक है। ये कौन सा सी है बताइए, ये आपका सी है लाल सागर। क्लियर, तो गल्फ ऑफ सुएज किसके जुड़ती है बताइए, भूमध्य सागर से। क्यों, क्योंकि ये गल्फ ऑफ सुएज ऐसे गई है, यहीं पे अभी जहाज फंस गया था ना, आप लोगों ने देखा होगा टीवी में खूब सारा, ठीक है। अब यहाँ से ये निकला, तो ये निकला तो ये समुद्र कौन सा है बताइए आप, ये देखो ये समुद्र है आपका भूमध्य सागर, ठीक है। तो इतना आपका क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ पे एक और स्टेट आपको दिखानी है, जिब्राल्टर। ये भूमध्य सागर, ये भूमध्य सागर देखो पूरा यहाँ तक आया है, ठीक है, तो ये कहीं अलग थलग नहीं है। तो ये भूमध्य सागर का ये पतली सी नोक है, इसे क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। देखो जिब्राल्टर है, इसी को बोलते हैं ये स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। अगर इसको चोक कर दिया जाए ना, मतलब इसको बंद कर दिया जाए, ये देखो यहाँ पे लिख के आ रहा है ना, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है। ये किससे किससे जोड़ती है, भूमध्य सागर को अटलांटिक से जोड़ती है। अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर यहाँ पे पैसिफिक ओशियन तो नहीं है, सॉरी ये अफ्रीका, देखो आपने देखा ये आपका अटलांटिक है यहाँ पे, ठीक है, अफ्रीका के इस तरफ, ये आप देख रहे हो ना, नॉर्थ अटलांटिक सी। अरे भाई आ जाओ, मतलब इतना शर्माता है ना गूगल, जैसे नई नवेली दुल्हन हो, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। क्लियर, ठीक है। और जबकि इसको अच्छे से पता है कि हम इसको छोड़ने वाले नहीं हैं, ये आपका पैसिफिक होता है। इतनी सारी चीज़ें आपने क्लियर कर ली। चलिए अब हम देखते हैं अपना अगला हमारा जो आर्टिकल है, एरो 2। एरो 2 क्या है, यूएसए व इजराइल के द्वारा बनाई गई एक एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्यों, क्योंकि आपसे ऑलरेडी थर्ड पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो वो भी डिफेंस सिस्टम ही होता है, तो ये भी एक प्रकार का डिफेंस सिस्टम है। एरो 2 क्या है, एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम, किसका है, यूएसए व इजराइल का। क्लियर, तो ये याद रखना है। देखो साइंस टेक में ना ये सारी चीज़ें करंट से ही आती हैं, अब आपको पीछे उसमें याद नहीं करना है कोई भी चीज़ें, ठीक है। तो साइंस टेक करंट और ट्रेडिशनल दो होते हैं। ट्रेडिशनल हम आपको जितना वहाँ पढ़ा देंगे प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज में, उतना ही काफ़ी है, सॉरी काफ़ी है, कॉफ़ी कह रहा हूँ, ठीक है। एरो 2 आप देख लिए, एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ईरोन डोम इजराइल का एक एयर डिफेंस सिस्टम है, सिंपल सी बात है। एरो 2 में दो देश हैं, इजराइल व यूएसए, और ईरोन डोम में कौन है, केवल इजराइल। तो आपसे दोनों क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाल ही में चर्चा में रहा एरो 2 क्या है, ये रसिया की एक परमाणु पनडुब्बी है, यूएसए की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ये यूएसए व इजराइल का एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, तो आप बता दोगे, ठीक है। चलिए फिर है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट, आपसे बिल्कुल क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग क्या होती है, ठीक। फिर आता है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, माले की लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गुली फालो बंदरगाह से थुली फूसी को जोड़ेगा। मतलब नाम कितने अच्छे हैं, गुली फालो बंदरगाह। तो पहले हम माले को लोकेशन देख लेते हैं, तो माले हमें कहाँ मिलेगा, ऐसे हम करते हैं, यहाँ से माले को ही पहले सर्च मारते हैं। तो माले को हमने यहाँ से सर्च मारा, अरे भाई माले मिल जाओ, माले, ठीक है, ये देखिए कहाँ पे है, मालदीव में। क्लियर, तो ये देखिए हमारा माले मिला, ठीक है, इंडिया के नज़दीक है। अब यहीं पे पोर्ट हैं दो, कौन कौन से पोर्ट हैं बताइए, अभी आपने पढ़ा था, नज़दीक में ही जाएँ थोड़ा और शायद मिल जाए पोर्ट, ऐसे तो नहीं मिलेगा, देख लो कितना कंजेस्टेड एरिया बना हुआ है। तो गुली फालो पोर्ट हम देखते हैं, गुली फालो पोर्ट, गुली, ठीक है, फालो, गुली फालो, शायद मिल जाए पोर्ट, हाँ यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, पोर्ट इंटर्निटी माले, पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स, गुली फालो पोर्ट, शायद कुछ और इसका नाम होगा, देखते हैं। गुली, ठीक है, फालो, पोर्ट माले, इसमें तो दे नहीं का
तो 1 मिनट देखते हैं, गुली से करके देखते हैं तब क्लियर हो जाएगा, है ना। गुली, ये देखो मालदीव है, शायद अब मिल जाए। गुली की लोकेशन पता चल जाएगी, ये देखो, ठीक है। एक गुली है तो यहीं पे होगा गुली फालो पोर्ट, ठीक है। यहीं पे कोई ना कोई पोर्ट इसका बना होगा, जैसे ये है ना जहाज़ वगैरह के, तो यहीं पे कोई होगा, चाहे ये हो गुली फालो पोर्ट, ठीक है। इतना में नहीं याद रखना, आपसे गूगल पे थोड़ा ना क्वेश्चन चेक करवाएगा कि हाँ भाई साहब आइए, आई लव गुली, देखो तो बताइए कितनी मोहब्बत है लोगों को गुली से, ठीक है। खैर चलिए, तो आप ये समझ गए गुली फालो कहाँ पे, माले में। माले कहाँ पे, ये तो हमने आपको दिखाया ही नहीं। माले देखो आपका है इंडियन ओशियन में, क्लियर। ये आपका है माले, इसकी लोकेशन देखो सही करते हैं, क्लियर। माओफूसी, ये देखो है माओफूसी, ठीक है। तो ये आप समझ गए यहाँ से। 1 मिनट रुको, ये देखो इंडिया के पास में है, इंडियन ओशियन में ये माले है आपका, ठीक है। ये मालदीव आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, माले, समझ गए। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखना नहीं है। अगला क्या है, नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम। ओवरसीज का मतलब क्या, हमारे देश को छोड़कर दूसरे देश में जो लोग रह रहे हैं, तो ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ऐसी स्कीम यूपीएससी नहीं पूछती है, ठीक। ये याद रखने की आपको ज़रूरत है नहीं। चलिए अगला आर्टिकल हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी हम पढ़ते हैं। क्या है, छठी अनुसूची, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ने इस बार हालांकि प्रश्न पूछ लिया है, बट अनुसूचियों से संबंधित यूपीएससी प्रश्न पूछती रहती है, ठीक है। तो पता होना चाहिए क्या है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आदि राज्य इसके अंतर्गत आते हैं, जिन्हें आर्टिकल 244 के तहत जनजाति इलाके प्रशासन से संबंधित प्रोविजंस की बात की जाती है। इन 4 राज्यों के अंदर जनजाति कल्याण के लिए स्वायत्त जिला परिषदों का गठन किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा स्वायत्त जिला परिषदों के लेकर, क्लियर। तो कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है। 10 का गठन किया जा चुका है। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, कुल 13 मेंबर्स होते हैं इन स्वायत्त जिला परिषद में, जिसमें 4 नॉमिनेटेड और 26 इलेक्टेड। आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि जो स्वायत्त जिला परिषदें होती हैं उसके सभी मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं या सभी मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं। तो आप कहेंगे नहीं भाई साहब, 4 तो उसमें नॉमिनेट होंगे और 26 उसमें इलेक्ट होंगे। अब 26 आते कहाँ से हैं, ये आपसे नहीं पूछेगा कि मेघालय से 3, असम से 3, त्रिपुरा से 1, मिजोरम से 3, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, जो ये 26 मेंबर होंगे इनका जो टाइम पीरियड है वो 5 वर्ष है। जो 4 मेंबर हैं उन्हें गवर्नर अपॉइंट करता है, ना कि प्रेसिडेंट, क्लियर। इतनी बातें क्लियर हो गई, क्लियर। दूसरी बात क्या है कि इन क्षेत्रों से संबंधित कुछ ट्राइब्स हैं, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो वो आपको याद रखना है। पहला दिसा, हसाओ, कार्बी आंगलोंग, बोडोलैंड, ये सब असम की ट्राइब्स हैं। चकमा, लाई मारा मिजोरम की हैं। खासी, जयंतिया, गारो मेघालय की हैं, क्लियर। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं याद रखना है। क्या इनको मिलता है इस स्वायत्त जिला परिषद के अंतर्गत, पावर मिलती है विलेज कोर्ट इस्टेब्लिश करने की, कानून बनाए जा सकते हैं लैंड से, फॉरेस्ट से, फिशरीज से, सोशल सिक्योरिटी, इंटरटेनमेंट, पब्लिक हेल्थ, इन सारे कानूनों को, जैसे आप पढ़ते हो ना पेशा अधिनियम, वो इसी से संबंधित है, ठीक। संसद के द्वारा, राज्य विधानसभा के द्वारा बनाए गए कानून तभी लागू होंगे जब प्रेसिडेंट या गवर्नर अपनी सहमति दे देते हैं, क्लियर। ये आप समझ गए। ऐसा नहीं है कि इंडिया के बाकी सभी एरिया के कोई भी लोग मिलकर एक कानून बना दें, सांसद मिलकर, और वहाँ की ट्राइबल कम्युनिटी के हित में ही ना हो, तो इसके लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल को ये पावर है कि वो इस बात को संज्ञान लें कि ये कानून वहाँ के लिए उचित हैं या अनुचित हैं, क्लियर। फिर आता है क्या है, फिशिंग कैट्स। पहली बार मूवमेंट्स को ट्रैक करने की बात की गई है कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे, तो एक बार हम आपको दिखा देते हैं कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे करंट में चर्चा में रही है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आपको इसे याद रखना है, क्लियर। कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखिए ये आपके आंध्र प्रदेश राज्य में है। देखिए कितना भव्य, जब आप लोग IPS बनेंगे ना और जब आप ट्रेनिंग करने होंगे हैदराबाद में, तो वहाँ से फिर आपको कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घुमाया जाता है। तो जब आप लोग घूमने जाइएगा तो मुझे 1-2 पिक्स भेजिएगा। ये देखिए है कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब ये लैंग्वेज क्या लिखी है, आंध्रा की, ठीक है। तो आप पढ़ के अगर सुना देंगे मुझे तब तो मज़ा ही आ जाएगा, ठीक है। ये आप लोग ऐसे टहलेंगे, ठीक है, वहाँ पे जाके।
ये देखिए ऐसे समुद्र में गोता लगाना। कुछ बच्चे तो होंगे ना कपड़े उतार के यहाँ पे कूद ही जाएंगे, मतलब वो सोचेंगे अपने गांव का तालाब है, ठीक है। कुछ लोग जो होंगे जो प्यार मोहब्बत में पढ़ चुके होंगे तो वो यहाँ पे फ़ोटो भी खिंचवाएंगे, ठीक है। तो आप भी खिंचवाना अपनी फ़ोटो, देख सकते हो ऐसे भागना। और कुछ तो इतने परम शैतान होंगे कि यहाँ से नाव ही छीन के ले जाएंगे और चले जाएंगे कहीं और, समझ गए कि नहीं भाई हम लेके जा रहे हैं। कुछ तो इस बेचारी बिल्ली से शेर से मिलने जाएंगे, ठीक है। तो देखो कितने इंटरेस्टिंग पिक्चर्स हैं, ठीक। तो आपने देख लिया, चलिए काफ़ी है, इससे ज़्यादा देखो ये बच्ची देखो है कितनी शैतान बच्ची है, मतलब मछली को छिना रही है, मतलब इसको भी ना ज़रा सा फ्री वो नहीं है, ठीक। तो चलिए खैर इतनी सारी चीज़ें आपने देख ली, बहुत हैं। अब क्या आता है, भारत में सुंदरवन, हिमालयन, गंगा, ब्रह्मपुत्र, पश्चिमी घाट, इन सब जगह पे फिशिंग कैट्स पाई जाती है, क्लियर। अच्छा देखो 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 एक चीज़ देखो, हम लोग गलती कर गए। गलती क्या कर गए दिखाते हैं आपको। पढ़ तो हम लोग रहे फिशिंग कैट्स को ना, ये वास्तव में फिशिंग कैट्स ही है, मतलब फिश को खाने वाली एक कैट, समझ गई, यही चीज़ है फिशिंग कैट्स। तो आप इस चीज़ को समझ जाइए, मतलब हम लोग भी ना पढ़ते तो हैं, इस सिंबल को भी देखो कितनी इंपॉर्टेंस है। अब आप नहीं भूलेंगी कभी कि फिशिंग कैट्स कहाँ पे थी, ठीक है। चलिए IUCN में वल्नरेबल है, इतना बस याद रखना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं याद रखना। अब जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, होप आइलैंड। होप आइलैंड व सैक्रोमेंटो आइलैंड दो महत्वपूर्ण इंडेंजर्ड ओलिव रिडले टर्टल्स की नेस्टिंग साइट हैं। होप आइलैंड, अब ओलिव रिडले की बात आ रहा है तो आप समझ सकते हो होप आइलैंड कहाँ पे हो सकता है। तो हम आपको होप आइलैंड दिखा देते हैं ताकि आपको पता होना चाहिए, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मंगल ग्रह पे तो आइलैंड नहीं है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में ही आपको ये मिलेगा। तो ये देखिए होप आइलैंड, आपने एक होप मिशन देखा था ना, किसका था, UAE का। ये देखो ये होप आइलैंड है, क्लियर। ये देखो यहाँ पे हम थोड़ा नज़दीक गए, ये होप आइलैंड, क्लियर। ये किसका नेस्टिंग है, ओलिव रिडले टर्टल्स का। ओलिव रिडले टर्टल्स IUCN में क्या है, वल्नरेबल हैं, क्लियर। तो ये आप देख सकते हो, ये एक तरीके देखो बच्चे सब मटर गश्ती कर रहे हैं, मिलना चलना है इन सब से, ठीक है। यहाँ पे देखो ये सब टर्टल्स का एरिया है, ये ओलिव रिडले टर्टल्स के बच्चे हैं, ठीक है। आप देख रहे हो ना, ये उन्हीं का एरिया है, यहीं पे वो मास नेस्टिंग करते हैं सब, ठीक। तो आपने ये सारी चीज़ें देख ली, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ देखने की ज़रूरत है नहीं यहाँ पे, ठीक है। चलिए स्वास्थ्य पोर्टल, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा स्वास्थ्य पोर्टल किससे संबंधित है, ठीक है, नहीं आता ऐसा क्वेश्चन। एम्पावरिंग ट्राइबल ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, आपसे क्वेश्चन ये तो नहीं पूछेगा। इंपॉर्टेंट क्या है, एकलव्य मॉडल स्कूल पे क्वेश्चन पूछेगा और स्कॉच गोल्ड अवार्ड पे क्वेश्चन पूछेगा। तो ये सब के सब हम आपको पढ़ाएंगे मई महीने के करंट अफेयर्स, मतलब मई 2019 में, वहाँ पे काफ़ी डिटेल से एकलव्य मॉडल स्कूल की बात की गई है, मतलब जनजातीय इलाकों में बच्चों को स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए, क्लियर। तो वहाँ पढ़ेंगे। इजराइल व UAE डील क्या है, आपसे क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, इसका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, उसे क्या कहते हैं वो हम आपको पढ़ाएंगे, किन दो देशों से संबंधित है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, इनकी लोकेशन, इजराइल कहाँ पे है, UAE कहाँ पे। हालांकि हम लोगों ने कई बार आपको ये सारी लोकेशन दिखा दी हैं, बट हम आपको एक बार फिर से ये सारी लोकेशन दिखा देते हैं ताकि आपको ये ना लगे कि हाँ हम आपको लोकेशन नहीं दिखा रहे हैं। तो आप ये देखिए, ये है हमारा क्या, UAE है, क्लियर। यहाँ पे ये UAE है, ये आपका क्या है, लेबनान है, ये आपका इजराइल है, जॉर्डन है, सीरिया है, इराक है, सऊदी अरब है, क्लियर। ये कुवैत है। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं याद रखना है। डेप्थ में ऑलरेडी हम आपको पढ़ा चुके हैं, तो आप प्रीवियस पार्ट देख चुके होंगे तो बोर हो जाएंगे फिर ऐसे। तो वेस्ट बैंक ये एक लैंडलॉक कंट्री है, डेड सी से लगता है, इसको भी देख लेते हैं वेस्ट बैंक कहाँ पे है। तो आप ऐसे देखें, ये है इजराइल, क्लियर, ये है हमारा वेस्ट बैंक का एरिया, ये जो है ना डॉट डॉट करके एरिया, ये वास्तव में वेस्ट बैंक है। और ये है आपका डेड सी, मतलब मृत सागर, क्लियर। इसकी सीमा केवल कितने देशों से लगती है, केवल दो देशों से, जॉर्डन से और वेस्ट बैंक मतलब इजराइल से, क्लियर। तो आप इतनी चीज़ें समझ गए, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगला है सृजन पोर्टल। सृजन पोर्टल किसका है, डिफेंस मिनिस्ट्री का। इम्पोर्ट डिफेंस आइटम से आपसे नहीं पूछेगा, देखो ऐसे पोर्टल आपसे क्वेश्चन नहीं पूछता है तो आपको याद नहीं रखना है। फिर है PMRU, इम्पोर्टेंट है, पूरा नाम प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्सेज यूनिट, क्या है, सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है,
काम क्या करेगी? काम करती है स्टेट ड्रग कंट्रोल्स के डायरेक्ट कंट्रोल एंड सुपरविजन से। मतलब आपने देखा होगा ना कि अभी कोविड-19 के टाइम पीरियड पे लोग मेडिसिन्स को, जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो दवा है उसके प्राइस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाकर बेच रहे थे और साथ ही उसे ब्लैक करके दूसरे कंट्री में भेजा जा रहा था। तो उन्हीं सारी चीज़ों को डील करने के लिए ये एक्ट बना था। क्या? प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्सेज यूनिट सोसाइटी के तहत रजिस्टर्ड है। एनपीपीए की मदद करती है, यानी नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी की। टेक्निकल असिस्टेंट भी प्रोवाइड कराई जाती है। 12 राज्य व यूटीज़ में कंज्यूमर अवेयरनेस, पब्लिसिटी एंड प्राइस मॉनिटरिंग के राइट हैं। एनपीपीए को 1997 में गठित किया गया। डिपार्टमेंट फार्मास्यूटिकल्स, क्लियर, मिनिस्ट्री रसायन एंड उर्वरक, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनाएगा? डिपार्टमेंट फार्मास्यूटिकल्स एंड मिनिस्ट्री हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यानी कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो आप कहेंगे नहीं साहब ये मिनिस्ट्री नहीं थी। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं याद रखना है। फिर आता है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। ये इंपॉर्टेंट है लेकिन यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। यहाँ पे गलत दिया है अभी, मतलब गलत क्या दिया है, यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं दी हैं। आपको बस ये देखना है कि इसमें 6 जो बिल्डिंग मेजर्स हैं वो हैं हेल्थ आईडी, डिजी डॉक्टर, मतलब डिजिटल रूप से डॉक्टर की उपलब्धता, या टेली मेडिसिन आप कह सकते हो, ठीक है, ई फार्मेसी, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स। इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इम्प्लीमेंट है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, बाकी हम डिटेल में आपको आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। आपसे ये भी नहीं पूछेगा नेशनल हेल्थ अथॉरिटी क्या है। आयुष्मान भारत को हम डिटेल में पढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को ही पढ़ाएंगे, यहाँ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछे हैं, तो देख लेते हैं। गंगा की रिवर्स में मिलती हैं। सागरी व नदी दोनों का संरक्षण, मतलब ऐसा नहीं है केवल ये नदियों में प्राप्त होती है बल्कि सागर में भी पाई जाती है, समुद्र में भी पाई जाती है। IUCN में ये इंडेंजर्ड है। नेशनल जलीय पशु है, मतलब भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन भी पूछा है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन है, ठीक है। ये गंगा के साथ साथ ब्रह्मपुत्र, मेघना व भारत, नेपाल व बांग्लादेश में पाई जाती है। सिंपल सी बात है, जब गंगा नदी में मिलेगी तो ब्रह्मपुत्र मिलेगी, ब्रह्मपुत्र ही तो मेघना है। अब जब मेघना और ब्रह्मपुत्र गंगा ही है तो भारत में भी होगी, नेपाल में भी होगी, बांग्लादेश में भी होगी। सिंपल, इसमें लॉजिक लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अब आता है प्रोजेक्ट लॉयंस। आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है क्या? प्रोजेक्ट एलिफेंट पढ़ा था ना, 1992 में शुरू हुआ था। अब ये है प्रोजेक्ट लायंस। प्रोजेक्ट टाइगर अलग है, प्रोजेक्ट लायंस अलग है। इसमें एशियाटिक लायंस के संरक्षण की बात की गई है। ऑलरेडी इस पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुके, तो अब आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगी। गुजरात के गिर वन में है, IUCN में इंडेंजर्ड है, क्लियर। अब क्वेश्चन क्या है अगला? AUM सिस्टम। AUM सिस्टम किससे संबंधित है? एयर यूनिक क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम। सामान्य रूप से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, हाल ही में चर्चा में रहा शब्द AUM सिस्टम क्या है? क्या ये एक एयर यूनिक क्वालिटी डिवाइस सिस्टम है? बिल्कुल सही बात है। क्या ये एक पादप प्रजाति है? क्या ये एक रसिया का डिफेंस मिसाइल सिस्टम है? तो आप कहोगे नहीं साहब आप इतना ऊटपटांग क्यों बता रहे हो, ठीक है। तो आप समझ गए, इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। क्लीन एयर रिसर्च इनिशिएटिव क्या है? आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, नाम से ही समझ में आ रहा है क्लीन एयर का मतलब क्या होता है। कोलैबोरेटिव रोबोटिक्स इनोवेशन हब, आपसे ये भी नहीं पूछेगा कि रोबोटिक्स इनोवेशन हब का मतलब क्या है, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हाँ, क्वेश्चन क्या पूछेगा कि जैसे क्वेश्चन पूछे ना ड्रोन के क्या क्या उपयोग हो सकते हैं, तो वैसे ही आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है आगे चल के इन फ्यूचर में रोबोट के क्या क्या उपयोग हो सकते हैं। तो आप बता सकते हो कि रोबोट के उपयोग मेडिकल फील्ड में हो सकता है, एग्रीकल्चर में हो सकता है, डिजास्टर मैनेजमेंट हो सकता है, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में हो सकता है, डिफेंस में हो सकता है। मतलब ये कि हर एक चीज़ में रोबोट का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। फिर है साराभाई क्रेटर। आपसे नहीं पूछेगा साराभाई क्रेटर कहाँ पे है, ठीक है, तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है सी ग्रास। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए नहीं कि सी ग्रास है, इसलिए कि केन्या के तट के पास ये घास उग रही है। तो केन्या की लोकेशन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि केन्या क्या वास्तव में भूमध्य रेखा से लगता है, कर्क रेखा से लगता है? तो आप बताएंगे नहीं, ना तो कर्क रेखा से लगता है, ना ही भूमध्य रेखा से, ना ही मकर रेखा से, क्लियर। तो अभी हम आपको ये सारी लोकेशन दिखाते हैं। केन्या के तट के पास उग रही है, सभी महाद्वीपों में पाई जाती, पानी साफ। आपसे कुछ भी ये नहीं पूछेगा। केन्या एक लैंडलॉक कंट्री नहीं है, ये ध्यान देना कि केन्या एक लैंडलॉक कंट्री नहीं है। तो दिखाते हैं आपको वास्तव में केन्या है कहाँ पे। ये है हमारा प्यारा अफ्रीका, ये है सूडान,
ठीक है। सूडान से नीचे चले, यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, केन्या। ये है ना केन्या आपका, ये देखो लैंडलॉक है क्या, नहीं है। किससे टच हो रही, हिंद महासागर से, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको याद हैं। चलिए अब हम देखते हैं अगला आर्टिकल अपना क्या है, डेथ वैली। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेथ वैली कहाँ पे, यूएसए के कैलिफोर्निया में। यूपीएससी ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि डेथ वैली कहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए यूएसए के कैलिफोर्निया में। दिखा देते हैं आपको डेथ वैली वास्तव में है कहाँ पे। इसे डेथ वैली इसलिए कहते हैं ना क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी कम रहता है, मतलब हाई रहता है टेम्परेचर, लोग यहाँ पे जीवन नहीं जी पाते अपना। तो डेथ वैली ये देखो अभी दिखाते हैं आपको डेथ वैली कैसी है, ठीक है। ये देखिए ये डेथ वैली आपको मिली, ठीक है। इसमें तो आपको मनोरम दृश्य वैसे नहीं मिलेगा, आप ऐसे देख सकते हो। कितनी ज़्यादा यहाँ पे धूप है, देख रहे हो कैसी पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल चमचमाती हुई धूप, तिलतिलाती हुई जिसको बोलते हैं, देख रहे हो, ऐसी डेथ वैली है। पानी जैसे अपने यहाँ रेगिस्तान समझो, वहाँ की डेथ वैली को समझो, ठीक है। तो ये आपने देख लिया डेथ वैली, देख रहे हो बिल्कुल बंजर टाइप का एरिया। जनरल स्टोर है, कुछ ख़रीदना हो तो आप लोग जा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो ये आपने देख लिया डेथ वैली कैसी। ये देखते ये रोड आप हमेशा देखते होगे पिक्चरों में, फिल्मों में आप देखते होगे ना, जब हीरो हीरोइन घूमने जाते हैं राइडिंग करने, तो ऐसी सीन्स में जाते हैं घूमने, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो डेथ वैली कैसी है। इससे ज़्यादा तो कुछ बताने की ज़रूरत आपको है नहीं मुझे। चलिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं अपना अगला आर्टिकल क्या है। देखो वही बात है, यूएसए के कैलिफोर्निया सबसे हाई टेम्परेचर दर्ज किया गया है मोजो रेगिस्तान के पास में। सिंपल सी बात है, मोजो रेगिस्तान भी यहीं पे होगा। तो एक बार हम आपको दिखा देते हैं मोजो रेगिस्तान। ये लोकेशन इसलिए मैं आपको दिखाता हूँ ना क्योंकि क्वेश्चन कभी भी आपसे पूछ लेगा तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो मोजो रेगिस्तान क्लियर, वहीं पे है बिल्कुल पास में ही, ठीक है। तो ये आपने देख लिया मोजो रेगिस्तान, ऐसे समझो कि ये मोजो रेगिस्तान है। अब वही बात है, जब डेथ वैली है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो रेगिस्तान भी वहीं पे होगा, ठीक। तो ये देखो नहा रहे हैं, मतलब पानी की वैसे ही कमी है और ये बेचारे फिर भी नहा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो आपने ऐसे देख लिया। अब हम देखते हैं अपना अगला आर्टिकल क्या है, पश्चिमी रेगिस्तान ट्रेड विंड्स। अब पश्चिम में यहाँ पे एक क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट कि अधिकांश महाद्वीपों में रेगिस्तान पश्चिम में क्यों होते हैं। जैसे आप भारत में देखोगे ना, पश्चिम में राजस्थान में, ठीक है। तो क्या कारण है कि पश्चिम में रेगिस्तान अधिकांश पाए जाते हैं, पूर्व में नहीं पाए जाते, ठीक है। तो इसके 3 कारण मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक तो ट्रेड विंड्स में जल नहीं मिलता, ठीक है, मतलब जो ट्रेड विंड्स चलती हैं व्यापारिक पवनें, वो जल को नहीं लाती क्योंकि वो सूखे प्रदेशों से चलती हैं। दूसरा, कोल्ड ओशियन करंट के कारण क्लाउड नहीं बन पाते, मतलब जो ठंडी जो महासागरीय धाराएं हैं उनके कारण क्या होता है कि बादल नहीं बन पाते। कैसे नहीं बन पाते ये हम आगे आपको पढ़ाएंगे ज्योग्राफी में, यहाँ बस समझ लो इनको। इक्वेटर से ऊपर हवा उठती हैं गर्म होकर, मतलब इक्वेटर के ऊपर उठती हैं, क्लियर। तो इसलिए वहाँ पे कोई ये पोजीशन बन ही नहीं पाती, बारिश ही नहीं हो पाती, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं याद रखना है। फिर आता है पॉजिटिव पे मैकेनिज़्म। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पॉजिटिव पे जो मैकेनिज़्म है वो क्या है, ठीक है। तो आपको इसमें ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत कुछ भी नहीं है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई साहब ये बैंकिंग से संबंधित होगा कुछ ना कुछ, तो आपको इसे याद नहीं रखना है। फिर आता है टाइफैक, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, हालांकि थिंक टैंक है तो आप एक नज़र से देख सकते हैं क्या है। पूरा नाम है टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फॉरकास्टिंग असेसमेंट काउंसिल। नाम से समझ में आ रहा है कि टेक्नोलॉजी की इन्फॉर्मेशन देना और उसकी फॉरकास्टिंग करना एक तरीके का थिंक टैंक है, तो आप इसे नॉन इम्पॉर्टेंट में रखिए, इम्पॉर्टेंट आपका नहीं है, ठीक है। भात भूत प्रोजेक्ट, आपसे ये तो नहीं पूछेगा कि भात भूत प्रोजेक्ट किस रिवर पे, आपसे क्वेश्चन नर्मदा रिवर पे क्वेश्चन पूछेगा। जैसे मैंने आपसे एक क्वेश्चन दिया है ना एमसीक्यू में कि कौन कौन सी नदियाँ भ्रंश घाटी में बहती हैं, तापी है, नर्मदा है और माही है, क्लियर। तो आपको पता है वो तीनों की तीनों रिवर बहती हैं। गुजरात सरकार के द्वारा आपको नहीं पूछेगा। कल्पसर प्रोजेक्ट का पार्ट है, गल्फ ऑफ खंबात में गिर जाती, लोकेशन देख लो बस। क्या ये है हमारा प्यारा भारत, क्लियर। ये हमारा प्यारा भारत यहाँ पे है, ये हमारी क्या सूरत शहर, क्लियर। और यहीं पे आपको क्या मिलेगा, गल्फ ऑफ खंबात, क्लियर। ये खंबात की खाड़ी है, थोड़ा और जूम इसको कर दें, अगर दिखाई पड़ जाए तो अच्छी बात है। तो हाँ ये देखो यहाँ पे आपको मिल रहा है ये, ठीक है, गल्फ ऑफ खंबात, ठीक है। तो ये गल्फ ऑफ खंबात आपको यहाँ मिल गई। तो ये आप कई बार सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि गल्फ ऑफ खंबात,
कहीं ये कच्छ वाली तो नहीं है, ये गल्फ ऑफ कच्छ है, ठीक है, और ये गल्फ ऑफ खंबात है, और कांडला पोर्ट यहाँ पे है, ना कि यहाँ पे, ठीक। तो इतनी चीज़ें आपकी क्लियर हुई। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनोवेशन चैलेंज फंड इन यूके, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा इंडिया, या आपसे क्वेश्चन नहीं, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता यूपीएससी, तो खाम का परेशान ना हो। प्रोजेक्ट निर्माण श्री क्या है, आपसे क्वेश्चन ये भी नहीं पूछेगा प्रोजेक्ट निर्माण श्री क्या है, आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछेगा, तो आपको याद रखना नहीं है। ARIIA रैंकिंग, आपसे इस पर भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस आपको इसको देख लेना है कि ये रैंकिंग किस कैटेगरीज के अंतर्गत दी जाती हैं, ठीक है। पब्लिक फंडेड और प्राइवेट फंडेड दोनों प्रकार के स्कूलों को ये चीज़ें मिलती हैं, बस इतना याद रखना है और कुछ भी नहीं। स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज, माइक्रो प्रोसेसर बनाने की बात की जा रही है, तो आपसे ये तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज क्या है, आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में चर्चा में रहा शक्ति व वेगा क्या है, क्या ये एक डिसइंफेक्टेड स्प्रे हैं, क्या ये एक पादप प्रजातियां हैं, क्या ये एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, या फिर 2 माइक्रो प्रोसेसर हैं। तो आप बता सकते हैं कि 2 माइक्रो प्रोसेसर हैं, इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है निंजा यूएवीज़, यूएवीज़ का मतलब क्या है, अनलॉन्च व्हीकल, मतलब कहने का मतलब अनह्यूमन, जो मानव रहित विमान होते हैं ना यूएवी, उनसे संबंधित है, तो रेलवे के द्वारा इसे यूज किया जाएगा। बाकी आपको ये याद नहीं रखना है, होता है ना कि कुछ लोग क्या करते हैं रेलवे की भूमि पे कब्जा कर लेते हैं, तो उसी से संबंधित है, ठीक है। वो निगरानी करेगा ड्रोन आसपास की रेलवे की भूमि का। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टेम्पल है, इसको हम डिटेल से अपनी टेम्पल सीरीज में भी पढ़ेंगे, साथ ही हम प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज में भी जब स्थापत्य कला आर्ट एंड कल्चर की पढ़ा रहे होंगे, नागर शैली और द्रविड़ शैली की मंदिरों की, तो वहाँ पे भी पढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए 26 जनवरी को परेड में भी शामिल हुआ था मंदिर, क्लियर, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। लिंगराज मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, पहला तो क्वेश्चन यही बनेगा, भगवान विष्णु को समर्पित है, तो आप समझ जाएंगे भाई लिंगराज, लिंग ज्योतिर्लिंग की हम बात किससे करते हैं, भगवान शिव से ही करते हैं। और आपको पता होना चाहिए यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन क्या पूछा है कि निम्न में से कौन कौन से टेम्पल भगवान शिव से समर्पित हैं, समझ गए, तो वहाँ पे अमरकंटक वगैरह नाम दिया था, मोढेरा का सूर्य मंदिर भी दिया था, ठीक है, तो आप देखेंगे कभी बैक ईयर। भुवनेश्वर का सबसे पुराना मंदिर है, सोमवंशी द्वारा बाद में गंगवंश के राजाओं ने बनवाया, कलिंग आर्किटेक्चर का पार्ट है, कलिंग मतलब उड़ीसा की है, तो उड़ीसा में ही है, क्लियर। फिर आता है एकमारा क्षेत्र नाम से भी जाना जाता है भुवनेश्वर को, अर्थात जहाँ आम के पेड़ ज़्यादा थे, ठीक है। विष्णु की इमेज देखने को मिलेगी जो जगन्नाथ से प्रभावित है, गंगवंश के द्वारा बनवाया गया। बाकी इसमें और डिटेल नहीं दी है क्योंकि ऑलरेडी हम आपको वहाँ पढ़ाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पे डिटेल नहीं दिया है कि ये नागर शैली से निर्मित मंदिर है, इसमें ये है वो है, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ नहीं दी। फिर आता है पैन इंडिया एंटिटी फॉर रिटेल पेमेंट्स, नाम से ही समझ में आ रहा है रिटेल पेमेंट्स मतलब आरबीआई एक फ्रेमवर्क रिलीज किया है, अभी एनपीसीआई देखता है रिटेल पेमेंट्स को लेकर। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि भारत में एटीएम कौन जारी करता है, तो एनपीसीआई जारी करता है, ये अच्छे से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब क्या हुआ है कि आरबीआई का आईबीए का एक इनिशिएटिव है एनपीसीआई, ठीक है। अब पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत क्या किया जाएगा, इसे मतलब रिकॉग्नाइज किया जाएगा। एनपीसीआई क्या है, एनपीसीआई एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है जो कंपनी एक्ट 2013 के तहत जिसका गठन किया गया है, यह भी कंपनी एक्ट 2013 के तहत गठित होगी। मतलब कौन गठित होगी, कहने का मतलब अब आईबीए गठित होगी, क्लियर। तो इस चीज़ को हम देखेंगे, रिटेल पेमेंट मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। इंडियन बैंक एसोसिएशन इसका नाम है आईबीए का। एनपीसीआई की तरह मतलब एक रिटेल पेमेंट बनाया जाएगा, साधारण तौर पे आप ऐसे समझो इसे, ठीक है। फिर क्या है, इसका पेड ऑफ कैपिटल 500 करोड़ होगा, यानी कि अपने शेयर बेचकर जो पैसा आता है उसे पेड ऑफ कहते हैं। रिटेल ट्रांजैक्शन को मेंटेन करेगा, कॉरपोरेट गवर्नेंस को फॉलो करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास राइट होगा बोर्ड के डायरेक्टर को अपॉइंट करने का, क्लियर। इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब आता है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, आपसे नहीं पूछेगा कौन जारी करता है। फिर आता है माली, माली ऑलरेडी हम लोग, माली और माले में कंफ्यूज मत होना, माले मालदीव की राजधानी है और माली अफ्रीका का ही एक कंट्री है, लैंडलॉक कंट्री है वेस्ट अफ्रीका में। तो दिखा देते हैं हम आपको लोकेशन, तो ये है हमारा प्यारा भारत, क्लियर। प्यारे भारत से हम चले कहाँ पे, अफ्रीका की रीजन की ओर, तो ये है हमारा अफ्रीका, ये है आपका कौन सा क्षेत्र, ये आपका है माली, क्लियर। अब आप ये बताइए, आपने इस माली को देखा तो क्या
ये माली जो है आपका कर्क रेखा से होकर गुजरता है? तो बताइए नहीं गुजरता है। क्या मकर रेखा से होकर गुजरता है आपका माली? बताइए नहीं गुजरता है। क्या भूमध्य रेखा से होकर गुजरता है? नहीं गुजरता है। आपको लग रहा होगा सर कुछ तो गड़बड़ कर दिए आप। क्या गड़बड़ किया बताइए? वास्तव में ये कर्क रेखा से होकर गुजरता है, समझ रहे हैं? ये कर्क रेखा से होकर जाएगा, समझना यहाँ पे, ठीक है। माली, इसके ऊपर तो कोई रेखा होती ही नहीं है, ये कर्क रेखा है। फिर यहाँ पे आपकी मिलेगी भूमध्य रेखा और नीचे आपकी मिलेगी मकर रेखा। तो माली हो चाहे नाइजर हो, ठीक है, चाहे आपका युगांडा हो, ये सब के सब कहाँ से होकर जाते हैं बताइए? कर्क रेखा से, ठीक है। अल्जीरिया, लीबिया वगैरह ये सब के सब कर्क रेखा से। ऑलरेडी हमने आपको मैप शेयर किए हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है कि माली नहीं गुजरता होगा, नहीं भाई गुजरता है, ठीक है। तो ये आपने माली देख लिया, लैंडलॉक कंट्री। लैंडलॉक का मतलब कि इसकी सीमा कहीं समुद्र से नहीं हो रही। तो देखो ये पूरी की पूरी सीमा बंद है, ठीक है। चलिए, और एक बात और बता दीजिए आप, मान लो इतना हम मेहनत किए आपके लिए कि इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? ये पूरा का पूरा क्षेत्र, मतलब वेस्ट से ईस्ट तक के क्षेत्र को किस नाम से आप जानते हो? चर्चा में है बहुत दिनों से। नीचे का ग्रीन है, ऊपर का रेगिस्तानी है। रेगिस्तानी को बढ़ने से रोकने के लिए एक क्षेत्र बनाया जा रहा है, या कहें कि एक पेड़ों की पूरी पट्टी लगाई जा रही है वेस्ट से ईस्ट तक। क्या नाम है? साहेल रीजन। क्लियर? तो साहेल रीजन में कई सारे कंट्री आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मूर्खता क्या की जाएगी कि साहेल रीजन में अफ्रीका शामिल है कि नहीं शामिल है, बोत्सवाना शामिल है कि नहीं शामिल है? तो आप बताओ, क्या यहाँ पे अफ्रीका मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। देखो नज़दीक वाले तो क्वेश्चन आपको नहीं देगा, देगा तो बड़े आलतू फालतू के टाइप के देगा। तो आप बता दोगे नहीं साहब, साहेल में तो माली है, मारिजियाना है, सेनेगल है, बुर्किना फासो है, नाइजर है, नाइजीरिया है, बेनिन है, चाड है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, कैमरून है, इथोपिया है, सूडान है, इरिट्रिया, ये सब है। यानी कि नीचे का डेमोक्रेटिक कांगो वगैरह ये सब कंट्री इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। चलिए अब हम क्या देखते हैं? कुछ नहीं, आज का हमारा मतलब करंट अफेयर्स पूरा कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से आपने आज हमारे करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर लिया, मतलब 11 तारीख से लेके 20 तारीख तक के करंट अफेयर्स को। क्लियर? उम्मीद है आपको पूरा करंट अफेयर्स काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको ये भी पता चला होगा कि इन 47 पेजेस में से लगभग 17 पेजेस तो वेस्ट ही हैं, मतलब उसमें लगभग 20 आर्टिकल तो वेस्ट ही हैं। हमें कम से कम आर्टिकल पढ़ने हैं। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब हमारा लास्ट पार्ट बचा है, जिसमें हम अपने 21 अगस्त से लेकर कितना 21 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। और फिर इससे हमारा अगस्त माह का करंट अफेयर्स पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।